रणबीर अलावादिया की कंट्रोवर्सी। Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life, क्या हो गया रणवीर भाई को? or would you join in once and stop it forever? उस पे आपकी क्या राय है सर? जो बोला वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका इतना बड़ा ट्विटर का एक पोस्ट आता है ना, श्री श्री लगा के बकायदा उन्होंने पोस्ट किया है। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल नोशन पे कन्वर्ट चला गया है, उस पे आपकी क्या राय है सर? यज्ञ है और हर आदमी को अपनी आहुति देना है। सर रणवीर के भी केस में उनकी मदर गायनिकोलॉजिस्ट हैं और लोग पेशेंट बन के जा रहे हैं एंड फिर वहां पर एक एब्यूजिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये इतना पेनिट्रेशन होना क्या जरूरी है? क्योंकि आप एट द एंड को उसकी लाइफ भी तो है। चूंकि आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो तो आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती। अगर आप माँ बाप को लेकर एक स्टेटमेंट कर रहे हो तो देयर आर फेयर चांसेस कि लोग आपके माँ बाप पे अटैक करेंगे। बीइंग कंटेंट सीकर, क्या मेरे पास आजादी है कि मैं जिस भी तरह का कंटेंट देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ? मैं देखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। अब क्या वो मेरे सोशल कल्चर में अलाउड है? कहाँ देखना चाहता हूँ, कब देखना चाहता हूँ, किसके साथ देखना चाहता हूँ, क्यों देखना चाहता हूँ? जब हम आजादी की बात करते हैं तो हमको इन प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहिए। और सर क्या इसके फनल मेथड्स में कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए कि एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग? चाइना ने 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है। तो जिस कंटेंट को पूरी दुनिया कंज्यूम, क्रिएट और डिसेमिनेट कर रही है, उसी कंटेंट को आप चाइना में नहीं देख सकते। आपने चाइना की बात कही, कुछ समय पूर्व यूएस ने भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए कंटेंट कंजप्शन और कंटेंट बनाने दोनों पे ही। दोस्तों आज पॉडकास्ट की शुरुआत मैं शुभकामना मंत्र के साथ करना चाहता हूं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुर्भाग् भवेत्। मित्रों, ये मंत्र पढ़ना पूजन अर्चन में हम अक्सर पढ़ते हैं और इसका आज पढ़ना मेरे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि सबका हक है कि सब सुखी रहें। और आज इस पॉडकास्ट से भी आपको वही सुख और वही आनंद की प्राप्ति होगी। और जितने विषयों पर, जितने मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, उसका भी उद्देश्य यही है कि सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें और सबको अपने हक की खुशी मिले। मित्रों, गेस्ट के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक चीज महसूस कराना चाहता हूं। आप कभी भी बीमार पड़ते होंगे, आपको सर्दी जुकाम होता होगा, तो आप जब भी सूर्य के पास आते होंगे तो आपको एक हीलिंग कैपेसिटी नजर आती होगी, आपको हील करता है। सूर्य की किरणें, सूर्य की ऊर्जा आपको उस समय हील कर रही होती हैं और आपको मन होता है कि मैं यहाँ पर इस धूप में, इस सूर्य की किरणों में बैठा ही रह जाऊं। कुछ हर बार मुझे इसी प्रकार से अनुभव होता है जब मेरे अति घनिष्ठ गेस्ट आदित्य व्यास जी माइंडेल शो के पैनल पे आते हैं, माइंडेल शो के पॉडकास्ट सेशन में आते हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं चाहूंगा जो हमारे गेस्ट आए हैं आप ज्यादा से ज्यादा उनसे सीखें, उनसे समझें और अपने जीवन को उसी श्लोक के माध्यम से सुखी और संपूर्ण बनाएं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर आपका पॉडकास्ट सेशन में। सर, करिश्मा मैम का जो विजन है माइंडेल को लेके, और जब आपसे मेरी चर्चा चल रही थी तो शायद दूसरे से तीसरा सेकंड हुआ होगा और मैं समझ गया था कि हम वहां पर अपनी वाइब्रेशंस को मैच कर पाते हैं। और शायद यही कारण है कि हम बैठ पा रहे हैं और मुझे भी माइंडेल शो के माध्यम से एक अवसर मिल रहा है कि मैं आज आपके साथ कुछ क्षण बिता पाऊं, कुछ बातचीत कर पाऊं। बहुत 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 हार्दिक आपका अभिनंदन करता हूं सर माइंडेल शो पॉडकास्ट। धन्यवाद कार्तिकेय। जैसा मैं आपको पहले भी बताया था कि माइंडेल का जो ये जो पूरा ऑफिस है, चूंकि करिश्मा जी स्वयं भी एक आर्किटेक्ट है, स्वयं भी एक हीलर है, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, तो उन्होंने यहाँ जो वाइब्स क्रिएट कर रखे हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं। और आप कितने भी थके हो, I was sleep deprived I would say, बट यहाँ के एक अलग ही पॉजिटिविटी, एक अलग ही एनर्जी मिलती है। और मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी और वास्तु एनर्जी सभी का यहाँ समावेश है। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड
आपसे बात करके उतना ही मजा आता है जितना यहाँ के एनवायरनमेंट में आता है, तो इट्स बिल्कुल। इक्वली माय प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉक कहते हैं कि सर कभी कभी जो आपका इकोसिस्टम होता है वो हर चीज को फॉर्मुलेट कर देता है, वो आपका मूड और वार्मथ आपको दे देता है कि आप चीजों को बहुत आसानी से कर पाएं। तो हर बार हमारा भी, जब से मैं कर रहा हूँ करीबन 1 साल से यहाँ पर हूँ, तो मैं देखता हूँ हर चीज अपने आप ऑटोमेटिक फॉर्मुलेट हो जाती है जब हम इस सराउंडिंग्स में आते हैं या इसके इकोसिस्टम में आते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं पूरी तरह सहमत हूँ आपसे इस बात सर आपका आध्यात्मिक परिचय मैंने देने का प्रयास किया है, आप कई गुना उससे ऊपर हैं, परंतु एक भौतिक परिचय भी होना जरूरी है कि लोगों को पता चले। तो मैं जो सर एक शब्द में आपको डिफाइन कर पाता हूँ वो करता हूँ एक मार्केटिंग एनालिस्ट के रूप में, पर मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स को थोड़ी सी और डिटेलिंग हो, क्योंकि जब मार्केटिंग एनालिस्ट का हम वो करते हैं तो जो मूवमेंट मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चल रही होती है उसके बारे में परिचय होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप इसके बारे में डीप डाउन बताएं और अपने जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। थैंक यू कार्तिकेय। सो अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 25 साल हो गए मुझे मार्केटिंग करते हुए। मेरा ग्रेजुएशन भी मार्केटिंग में है और अभी मैं पीएचडी कर रहा हूं, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में ही कर रहा हूं जी। और एक ओवरऑल मतलब मैं थोड़ा सा मार्केटिंग से हट के बात करूंगा कि हम लोग जिस बिरादरी से आते हैं, हम लोग अक्सर अपने दोस्तों से बात करते हैं कि हमने क्या देखा है इस जिंदगी में। सो मार्केटिंग में मैं बाद में आऊंगा, पहले एक बिल्कुल। हम लोगों की एज ग्रुप की बात करें तो हम लोगों ने 2 सेंचुरीज देखी, बिल्कुल 2 शताब्दियां देखी, उसके बाद हमने एक सहस्त्राब्दी देखी, एक मिलेनियम भी देख लिया इन बिटवीन। हमने ग्रामोफोन से लेकर क्लाउड तक का हर तरीके का म्यूजिक सुना। हमने वो फोन भी देखे जब फोन का नंबर लगाने के 3 महीने 4 महीने बाद आपके घर में एक डब्बा आता था जिसे हम लैंडलाइन फोन कहते हैं, और आज आप देखते हैं तो प्रोबेबली 30 मिनट में तो आपकी सिम एक्टिवेट हो जाती है। बिल्कुल। हमने वो भी देखा कि बजाज का एक स्कूटर 6 महीने बाद आपको मिलता था और आज टेस्ला आपके घर पे कार डिलीवर कर रहा है। तो ये सब तो देखा ही। अनफॉर्चुनेटली हमने एक पैंडेमिक भी देखी और फॉर्चुनेटली अभी एक महाकुंभ भी देख रहे हैं। तो अनुभव तो बहुत सारे हैं। कमिंग बैक टू मार्केटिंग, प्रिंट एड्स से हमने शुरू किया और उस समय अमूमन प्रिंट एड्स ही होते थे, ज़्यादा अच्छी किस्मत होती थी, बजट मिलता था तो एक आधा टीवी एड हम कर पाते थे। फिर हम इवॉल्व हुए, थोड़े आउटडोर पर आए। आउटडोर से आने के बाद मैं कहूँगा एफएम और अल्टरनेट चैनल्स ने इस बीच ग्रो किया, तो हम उन पर आए और आई एम फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग जर्नी। सो डिजिटल इज वेरी एक्साइटिंग और मतलब इस पूरी प्रोसेस में अब पिछले ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 8-10 साल हो चुके हैं डिजिटल में किसी न किसी फॉर्म में मैं जुड़ा हुआ हूँ और जो मेरा फिलहाल रोल है वो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही है। और इस बीच सबसे सोसाइटी से सोशल मार्केटिंग का जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ कि लोग पहले मिलके सेलिब्रेट करते थे, अब सेलिब्रेट करके लोगों से मिलते हैं, तो जो एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है वो भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो ओवरऑल बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है। और रही बात मार्केटिंग ट्रेंड्स की, सो ट्रेंड्स जो हैं वो मेरे हिसाब से जैसा मैंने बताया कि मीडिया में तो चेंज आया ही है विद द टेक्नोलॉजी। डिजिटल मीडिया में अपने आप में उस एक सराउंडिंग में भी बहुत बड़ा चेंज आया है कि अगर मैं रीसेंट ट्रेंड्स की बात करूं जो चल रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो शॉर्ट वीडियो कंटेंट अभी ट्रेंडिंग है थैंक्स टू टिकटॉक। और हमने बात भी करी थी पहले भी कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स ये एक ऐसी रिपल क्रिएट कर रहे हैं जिसके कारण मतलब पूरा एक मार्केटिंग इकोसिस्टम पूरा बदल गया है। ब्रांड्स का परसेप्शन, ब्रांड्स का उसको लेके अप्रोच जो है वो पूरा इस शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट से हो गया है। और अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स कहती हैं कि 80 से 82% लोग जो हैं वो अपने ओवरऑल सोशल मीडिया कंजम्पशन में शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूम कर रहे हैं आज की डेट में। और स्पेशली उस पूरी फैटर्निटी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो जेन जी हैं, आपके जैसे लोग हैं जिसको डिजिटली बॉर्न जनरेशन कहा जाता है। सो ये एक बड़ा चेंज आया है। दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो सोशल कॉमर्स का आया है। सोशल कॉमर्स की बात करें तो आज मतलब हम मजाक में बोलते हैं कि वो
तिलक नगर वाली या पंजाबी बाग वाली बहन जी जो दुपट्टे बेच रही हैं, सूट बेच रही हैं इंस्टाग्राम पे, पर वो ऐसा नहीं कि जो माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स हैं या नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं वही कर रहे हैं। आज की डेट में हर कोई उस मीडिया को लेवरेज करना चाह रहा है। बड़े से बड़ा ब्रांड्स, चूंकि मैं आईटी कंपनी में काम करता हूँ, AWS जैसी कंपनी इंस्टाग्राम पे ऐड चला रही है। तो सही बात है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा कहता है ना कि सबसे अच्छा जो देखकर आपको अच्छा लगता है, फिर दूसरा जो आपको सुनकर अच्छा लगता है, और जो देखकर सुनकर अगर दोनों मिलता है तो उसका रिसेप्शन, उसका लॉन्जिटिविटी बहुत हाई रहती है। तो सोशल कॉमर्स एक मेरे हिसाब से एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। एक जो बहुत ही रीसेंट शिफ्ट हुआ है वो है AI बेस्ड कंटेंट का। सो नेचुरली मतलब इंस्टाग्राम भी हो सकता है, स्पॉटिफाई भी हो सकता है, नेटफ्लिक्स भी हो सकता है। ये सब इतने AI ड्रिवन, ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बट वर्चुअली आज की डेट में हर मोबाइल एप्लीकेशन, हर प्लेटफॉर्म किसी न किसी फॉर्म में AI को यूज कर रहा है अपने कस्टमर के लिए, एक एंगेजमेंट क्रिएट करने के लिए। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, मेरे ख्याल से मेरे पास होगा वो नंबर, हाँ, तो AI ड्रिवन कंटेंट रिकमेंडेशन के कारण स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू और एंगेजमेंट है वो 80% बढ़ा है। जस्ट इमेजिन, कंजम्पशन इतना बढ़ा है। कंजम्पशन, करेक्ट। सो जस्ट इमेजिन कि जो नेटफ्लिक्स आज से कुछ सालों बाद पहले जो कंटेंट दे रहे थे, और जब से उन्होंने AI बेस्ड रिकमेंडेशन चालू किया है, उनका एंगेजमेंट लेवल, उनका सब्सक्रिप्शन, उनका व्हेन वी से एंगेजमेंट, इट्स नॉट ओनली द सिंगल मूवी विच यू वॉच, बट इज द काइंड ऑफ चैनल्स यू, काइंड ऑफ जॉनरेज यू ब्राउज थ्रू। बिल्कुल। वो सारी चीजें, वो सेम गोज विद स्पॉटिफाई। तो एक 80% ग्रोथ अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बिल्कुल। और सर, जब आपने विजुअल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजन की बात हम करते हैं, सर मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ जब मैंने ऑडियो प्लेटफॉर्म्स को इतना बढ़ते हुए देखा। और सर मैं रिसेंटली अभी ईवी से ट्रैवल कर रहा था, जो ऑटो इंडस्ट्री में अभी एक वो भी रिवोल्यूशन आया। मैंने देखा कि FM और जो रेडियो है उसको ओवरटेक कर दिया है स्पॉटिफाई ने, कि वहां पर प्लेलिस्ट है। 14 फेब की ही बात है, वैलेंटाइंस की, तो वो गाने बजा रहे थे और आई थॉट कि कहीं कोई उनका खुद का एक ऑडियो बुक है जिससे चला रहे, बट ही टोल्ड कि यार स्पॉटिफाई पे ही लगाया हूँ और वो गाने चल रहे हैं। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है कि अब लोगों के गाड़ियों में और हर जगह पे स्पॉटिफाई किस तरह चीजों को गवर्न कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहा है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद की ही बात करता हूँ, तो ऑल्दो मुझे FM सुनना अच्छा लगता है, स्पेशली विविध भारती, क्योंकि वो वहाँ पे एक मैच्योरिटी रहती है। बिल्कुल। एक सूदिंगनेस है, एक अपनी क्वालिटी है। बिल्कुल। क्योंकि वो गाना भी बजाते हैं तो किसने गाया है, कौन संगीतकार है, कौन लेखक, ये सब बताते हैं। सो मेरे लिए एक संगीत के साथ एक ज्ञान की भी अनुभूति होती है, तो आई पर्सनली प्रेफर विविध भारती। बट अदर देन दैट, इफ गिवन, अगर मैं लॉन्ग ड्राइव पे हूँ तो आई वुड प्रेफर स्पॉटिफाई या गाना या अमेजोन म्यूजिक, क्योंकि वो जो आपने बोला ना कि आपकी चॉइस के हिसाब से यू हैव द एब्सोल्यूट कंट्रोल इन योर हैंड। ऐसा नहीं कि जो वो सुना रहा है वो मैं सुनूंगा, मैं जो सुना आपके पास एक पूरी पर्टिकुलर थीम अप्रोच है। 14 फेब की ही जब मैं बात कर रहा हूँ तो रोमांटिक सॉन्ग्स एक के बाद चल रहे थे, तो आई वाज अज्यूमिंग कि यार रेडियो तो ऐसी चीजें नहीं मतलब देता है, वो तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में रहता है। तो ये एक बात है। सर एक पॉइंट और आया कि मैं जब पढ़ा अपनी पुस्तकें, और जब हमारी DOP साथ में है सलोनी जी जब पढ़ रही थी, तो बेसिकली जो हम पढ़े भी हैं वो डिजिटल मार्केटिंग या डिजिटल एरा में ही हम ब्रॉट एंड बॉर्न अप हुए हैं। लेकिन सर आपने पूरा एक समय देखा है ट्रेडिशनल मार्केटिंग टू डिजिटल मार्केटिंग, जो कि एक अपने में बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है। आप कैसे कोप अप करते हैं चीज़ों के साथ, जहां पर आपने बड़ी बड़ी होर्डिंग से मार्केटिंग देखी है और आज वो सिमट के एक फोन पे ही आ गई है और उसका बम्बार्टमेंट ज्यादा है, उसका एंगेजमेंट ज्यादा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने लाया कार्तिक है, क्योंकि मैं आपने आउटडोर की बात करी तो मेरे बॉस थे एक, ही वाज वेरी, मैंने टेलीकॉम में ज्यादातर समय काम किया, सो ही वाज वेरी नंबर ड्रिवन पर्सन, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, क्योंकि हम लोग थोड़े क्रिएटिव रहते हैं और आमतौर पे जो सेल्स वाले लोग रहते हैं दे आर नंबर ड्रिवन, दे आर मोर। सो वो मुझसे अक्सर पूछा करते थे कि आदित्य ये जो तुमने होर्डिंग लगाया इसका मैं ROI कैसे निकालूं? सही बात। तो मैं कहता था बॉस
ये आप देखो ना अपनी कितनी सेल बढ़ रही है। बोला बट ये एक लॉजिकल आंसर नहीं है आदित्य। तो उस समय मैं बड़ा स्ट्रगल करता था। फिर उनके कहने पे मैंने कुछ बैकवर्ड कैलकुलेशन शुरू किए। मैंने बोला सर ये इस चौराहे पे लगा है, यहाँ पे एवरेज ट्रैफिक इतना है, इतने व्हीकल्स आते हैं, एक दिन में मान लीजिए 5,000 या 10,000 व्हीकल इस चौराहे से निकलते हैं, और मैं मानता हूँ कि उसमें 70% चूंकि रेड लाइट पे ऑलमोस्ट करीबन 60 से 120 सेकंड का स्टॉप है, तो मैं मानता हूँ कि उनमें से 80% लोग ये देखते होंगे, तो इतने आई बॉल्स मुझे कैच करते होंगे, और उन आई बॉल्स के बेसिस पे मैं लगा सकता हूँ कि लगभग एक महीने में इतने लोगों ने इसे देखा होगा, एक डेमोग्राफिक डेटा के थ्रू कि हाँ उस करेक्ट। पर जब इधर आए तो यहाँ तो डेटा मिलता है, आपको मिलता है, तो आपके पास इंसाइट्स हैं चेक करने को रेगुलर। करेक्ट। तो यू हैव आंसर फॉर योर बॉस एंड यू हैव आंसर फॉर योरसेल्फ आल्सो कि ये मैं सही चला रहा हूँ या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और तुरंत है सर, डेटा की जो कैलकुलेशन भी है वो भी बहुत तुरंत है। आपको 1 घंटे के अंतराल में पता चल जाता है आपका एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है कि नहीं, आपका वीडियो एडवर्टीजमेंट काम कर पा रहा है कि नहीं सही से। सर जब आप अपनी चीजें बता रहे थे और ये मार्केटिंग के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया था, जहां पर आप बता रहे थे कि मतलब एक मार्केटर को हर तरीके से अवगत होना पड़ता है। ये उसके लिए उस थिएटर की तरह है जहां पर आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। मैं इसको कुछ इस तरीके से मानता हूं, क्योंकि जब मार्केटिंग जुड़ रही है तो आपको सारे सेंसेस में एक्टिव रहना पड़ेगा, जैसे एक थिएटर का एक्टर रहता है। तो सर मैं चाहूंगा कि जब आप मार्केटिंग के अपने वर्ल्ड में थे, अपनी दुनिया में थे, तो क्या आपने भी फील किया है कि यार मुझे चारों तरफ से अवेयर रहना है चीजों को, मेरे आसपास क्या चल रही, क्योंकि जो आप देखते हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो, वही इंप्लीमेंट करते हो। और सेम एक्टर की जर्नी में भी यही होता है, वो जो आसपास किरदारों को देख रहा होता है वो अपने में ढालने का प्रयास करता है। और सेम आपके लिए होता है कि आप सारे टूल्स अपने आसपास देख रहे होते हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो, लोगों को पढ़ रहे होते हो, और तब आप अपने लिए कोई एक टूल निकालते हो, कोई एक एडवर्टीजमेंट की टेक्निक निकालते हो। सही बात कही कार्तिक, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि जैसा हमारी बात हुई कि हम एक बहुत ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, जो विच वाज नॉट डेटा ड्रिवन, विच वाज मोर एन इमोशन ड्रिवन एडवर्टाइजिंग, कि मुझे अच्छा लगा, मेरे बॉस को अच्छा लगा, या मेरे प्रमोटर को अच्छा लगा कि इस अखबार में ऐड देना चाहिए, इस मैगजीन में ऐड देना चाहिए, इस टीवी चैनल पे ऐड देना चाहिए, तो हम वो करते थे। ROI कभी प्रश्न होती नहीं थी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई तो एज ए मार्केटर आपका हमेशा इंटरेस्ट रहता है कि आप जो कर रहे हो उसका आपको इम्पैक्ट पता चले। बिल्कुल। तो पहले हम थर्ड पार्टी सर्वेस कराते थे, मिस्ट्री सर्वेस कराते थे कि क्या इम्पैक्ट है, आपने ऐड देखा कि नहीं देखा, तो वो सब होता था। बट कमिंग बैक टू दिस डिजिटल, आपको सब इंस्टेंट मिलता है। तो और एट टाइम्स व्हेन द टेक्नोलॉजी ग्रोज एट अ पेस, आपके पास अपने आप को बदलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं रहता है। मैं ये नहीं कह सकता कि आई वुड लाइक टू स्टिक टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर मुझे ग्रो नहीं, मुझे सर्वाइव भी करना है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस भी किए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आपके जैसे मुझे बहुत टैलेंटेड टीम मेंबर्स मिले, जो जैनजी थे, जो सोशल मीडिया को एक अलग पर्सपेक्टिव से फॉलो करते थे। तो उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। उन लोगों ने एक प्रोबेबली एक अंदर एक आग लगाने की कोशिश करी कि यू हैव टू लर्न द टूल्स एंड टूल्स। इंसिडेंटली अब कार्तिक है, आप भी इस फील्ड में हैं, आपको पता है कि इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि आप CRM में आप सेल्सफोर्स लेंगे, HubSpot लेंगे, मार्केटिंग करना है तो इंस्टा पे चलाना है कि टिकटॉक पे चलाना है कि फेसबुक पे चलाना है कि लिंक्डइन पे चलाना है। यू ऑलवेज हैव plenty of questions to ask for when you do your marketing. So learning is one part of it, but the best part about digital marketing is the data which you get. So today if you ask me or anybody for that matter कि इस पे नहीं, इस पे कैंपेन क्यों चलाई, so I can always show you कि ये इस पे ये नंबर है, मेरे इतने व्यूज हैं, इतने क्लिक्स हैं, इतना मेरा कन्वर्जन है। तो मेरे पास एक हैंडी डेटा है। बिल्कुल। और इसमें एक चीज अच्छी होती है, चूंकि आप डेटा ड्रिवन काम करते हो तो आप एक तो A/B टेस्टिंग भी कर सकते हो। द बेस्ट पार्ट इज कि आप ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको अगर लग रहा है कि ये करेगा नहीं करेगा, तो यू कैन डू एक्सपेरिमेंटल है। बिल्कुल, आपके हाथ में कंट्रोल है। करेक्ट। सो ये एक बहुत अच्छी चीज है और इस प्रोसेस ने बहुत कुछ सिखाया।
एक एज के बाद सीखना कठिन होता है, बट मुझे अच्छे से cope किया। बट मुझे अच्छा लगता है कि, और मैं कॉलेज में पढ़ाता भी, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ, तो जब आप जेन जी से थोड़ा सा, मैं टॉपिक से हट रहा हूँ, बट जब जेन जी इस समय जो है, दे आर गोइंग टू शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, अराउंड 24% आबादी है, बट इस समय वो देश के लगभग 45 से 48% बाइंग डिसीजंस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि आज वो जो लोग पढ़ रहे हैं या अपने करियर के स्टार्ट में हैं, 5 साल बाद जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, जब वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो वो कितने पावरफुल हो जाएंगे। तो मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स पे आपके जैसे लोगों से और कॉलेजेस में जेन जी से मिलता हूँ, तो वो एक एड्रेनलिन बढ़ाने का काम करते हैं, वो एक मोटिवेशन का काम करते हैं, और वो आपको इंसाइट्स ला के आते हैं कि सर आपने इस चीज का ये पर्सपेक्टिव सोचा, सो प्रोबेबली एट योर कैपेसिटी यू माइट नॉट बी एबल टू थिंक ऑन दोज लाइन्स, बट दोज पीपल एक्चुअली हेल्प यू। बिल्कुल। और सर अब सोशल मीडिया एक सबकी लाइफ के रूटीन का पार्ट बन चुका है। जितना इम्पोर्टेंट ब्रशिंग है, खाना है, मुझे लगता है कि सोशल मीडिया भी एक बहुत अहम भूमिका निभाने लग गया है कि वो रूटीन का पार्ट है। आप फोमो में आ जाएंगे अगर आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको। बिल्कुल सही कहा। मैं आपको मैंने डेटा बनाया था। तो इस समय हिंदुस्तान में लगभग 900 मिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, 90 करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 60-65% ऑफ आवर टोटल आबादी। बिल्कुल। तो आप सोचिए 65% लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, एंड China is above us, which is at around 1.07 billion, और मतलब आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम चाइना को भी बीट करेंगे। We will be around 1.3 billion and they will be around 1.25 billion. So ये एक एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि जितने लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसमें से 83%, 83% पीपल use social media in one form of another or other. And third interesting point is we Indians use probably the maximum of social media with an average spend of 2.30, मतलब 2.5 घंटे प्रतिदिन हमारा सोशल मीडिया पे जा रहा है भारतीयों का। तो आप जो बोल रहे हैं ना फोमो, मेरे ख्याल से फोमो भी एक लेवल ऊपर होता है। जस्ट लाइक हमको ऑक्सीजन की जरूरत है, वैसे अब सोशल मीडिया की जरूरत। अगर मैंने आज 2 रील पोस्ट नहीं किया, 4 रील नहीं देखी, बिल्कुल, तो मैं शायद मेरा दिन अधूरा रहेगा। लोग इस फीलिंग में जी रहे हैं आजकल। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है ये आज के डिजिटल मार्केटिंग का। सर मुझे लगता है आपने जो नंबर बताया वो करीबन है 900 मिलियन। एक उसमें से आप एक्टिव यूजर हैं। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आदित्य व्यास जी का कंजप्शन मॉडल क्या है, वो किस प्रकार का कंटेंट कंज्यूम करते हैं? ये बड़ा क्रिटिकल है। मुझे, जैसा मैंने अभी आपको विविध भारती का या ऑल इंडिया रेडियो का एग्जांपल दिया था, तो मैं वो सारा 2 तरीके का कंटेंट होता है। एक तो आप ऑफिस में, आपको नेचुरली ऑफिस के हिसाब से कुछ लर्निंग कंटेंट आपको कंज्यूम करना पड़ता है। दूसरा जो होता है वो आपका एक इनर साइड है जो आपको मेंटल पीस देता है। इट कैन बी म्यूजिक इन सम फॉर्म, इट कैन बी अ वीडियो आल्सो, बट जो थोड़ा सा। और तीसरा जो रहता है वो शायद मुझे लगता है अपने काम की, या जो एक मेरी अर्ज है सीखने की, तो उसके लिए मुझे अपनी क्रेविंग्स के लिए बहुत सही वर्ड यूज किया आपने। एक्सक्यूज मी। सो अपने क्रेविंग्स के लिए मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ये खराब चीज कंप्यूटर के आने के बाद हुई कि किताबों से बहुत नाता छूट गया है। बट अगर मैं मिलता है तो जिसको हम उसको स्नोबॉल इफेक्ट कहते हैं कि आपने एक आर्टिकल पढ़ना चालू किया, इसमें से कुछ मिला, फिर दूसरे में चले गए, फिर तीसरे में चले गए। तो मुझे वो सब कुछ जिससे मुझे लगता है कि मुझे कुछ नई इंसाइट मिलती है, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो पर्सनल हो, मुझे वो पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। बट एक समय में संगीत को जरूर देता हूँ दिन में। सर मेरा प्रश्न शायद उस कोने से आ रहा है जहां पर इस बात की आज़ादी मांगी जाती है कि क्या हमें हक नहीं है कि हम जिस भी तरह का कंटेंट देखना चाहें वो हम देख सकते हैं?
क्योंकि आपके पास ये आज़ादी है कि आप विविध भारती जैसा कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, आप अपने क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं। बीइंग अ कंटेंट सीकर, क्या मेरे पास आज़ादी है कि मैं जिस भी तरह का कंटेंट देखना चाहता हूँ वो देख सकता हूँ? देखिए, ये आज़ादी जो है ये एक बड़ा ये प्रश्न अपने आप में बड़ा कठिन है। वही, क्योंकि मैं देखना तो बहुत कुछ चाहता हूँ। हम्म, अब क्या वो मेरे सोशल कल्चर में अलाउड है? कहाँ देखना चाहता हूँ, कब देखना चाहता हूँ, किसके साथ देखना चाहता हूँ, क्यों देखना चाहता हूँ? जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमको इन प्रश्नों का भी उत्तर देना चाहिए। जो सबऑर्डिनेट एलिमेंट्स हैं उसके साथ। एग्जैक्टली, योर सराउंडिंग्स। बिल्कुल। सो आप, हो सकता है कोई आप ऐसी चीज देखना चाहें जो आप व्यक्तिगत तौर पर देख सकते हैं, बट परिवार के साथ नहीं देख सकते। हो सकता है आप कुछ ऐसा सुनना चाहें जो सोसाइटी को अच्छा ना लगता हो पर आपको अच्छा लगता हो। तो एक हद तक वो हमारे पास फ्रीडम विद द सोशल मीडिया, वो फ्रीडम है। और सोशल मीडिया इस समय हिंदुस्तान में उतना सेंसर्ड नहीं है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। हालांकि हमारे बहुत सारी साइट्स बैंड हैं, बट थैंक्स टू इंडियन डेवलपर्स एंड हैकर्स वो हर चीज का तोड़ निकाल के आपको उसका एक मॉड बना के, मॉड आपको पता होगा, एक डुप्लीकेट एप्लीकेशन बना के वो आप लोगों को दे देते हैं। तो स्वतंत्रता है, पर और होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ये आपका एक राइट है कि आप जो पढ़ना, सुनना, करना, कहना चाहें, अगर वो किसी सोशल सेटअप को या किसी लीगल सेटअप को या किसी रिलीजियस सेटअप को अगर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, तो यू शुड बी गिवन अ लिबर्टी टू डू दैट। और सर, क्या इसके फनल मेथड्स में कैटेगराइजेशन हो जाना चाहिए कि एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग? ये तो बहुत पहले से कार्तिक है। अगर आप देखें तो फिल्मों में सर्टिफिकेट्स होते थे, UA इस तरीके से होते थे। और आज भी अगर आप एक कंट्रोल्ड और मैं कहूँगा सेंसर्ड प्लेटफॉर्म पे हैं तो ये सब बाइफर्केशंस हैं। परंतु सोशल मीडिया में इस समय कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। तो और चूंकि ये AI ड्रिवन है, चॉइस ड्रिवन है, जैसा आपने बोला, आपकी जो प्रश्न था उसका एक बहुत बड़ा आंसर ये कि आप जो देखते हैं आजकल सोशल मीडिया आपको वही दिखा रहा है। वही। तो जब उस फ्लो में आप आते हैं तो बहुत सारी चीजें जो फिल्टर नहीं होती वो भी आपको मिल जाती है। तो फिल्ट्रेशन मुझे लगता है एक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। बाइट डांस करके कंपनी है जो इसने टिकटॉक बनाया है। उसी का एक प्रोडक्ट है डॉइंग करके, सेम एग्जैक्टली रेप्लिका ऑफ टिकटॉक। टिकटॉक इज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डॉइंग इज फॉर द पीपल इन चाइना। सो डॉइंग ने क्या किया है, डॉइंग ने 14 साल से नीचे की उम्र के बच्चों के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है चाइना ने, कि वो बच्चे इस लेवल का कंटेंट नहीं देख सकते। जिस कंटेंट को पूरी दुनिया कंज्यूम, क्रिएट और डिसेमिनेट कर रही है, उसी कंटेंट को आप चाइना में नहीं देख सकते या क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है एक लेवल का कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन जरूरी है, पर एट द सेम टाइम एक बहुत क्रिटिकल चीज जो होती है वो क्या होता है कि लोग सूडो प्रोफाइल, नकली प्रोफाइल बना लेते हैं। बिल्कुल। तो उसको कोई बीट नहीं कर सकता। और आपको ये आधार कार्ड बेस्ड आप नहीं बना सकते कि भैया अगर आपको फेसबुक का अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको अपना आधार कार्ड डालना पड़ेगा या पैन कार्ड डालना पड़ेगा। तो वो एक अभी भी आपने जो कहा है वो एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है और वहाँ पे काम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसे हमने शुरू में भी बात करी कि डेटा अवेलेबल है प्लेटफॉर्म्स के पास, कौन क्या ब्राउज कर रहा है। अगर आपने अपनी सही प्रोफाइल डाली, मैंने अपनी सही प्रोफाइल डाली है या किसी और व्यक्ति ने डाली है, तो अगर सही प्रोफाइल है तो आपके पास डेटा है। आपको ऑटोमेटिक फिल्टर कर देना चाहिए कि ये इस एज ग्रुप का नहीं है, मुझे नहीं दिखाना चाहिए। पर वो अभी मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और अनआंसर्ड प्रश्न है। उस पे काम होना ज़रूरी है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सर जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने चाइना की बात कही, कुछ समय पूर्व US ने भी रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए कंटेंट कंजप्शन और कंटेंट बनाने दोनों पे ही। सर चर्चा को आगे लेके चलता हूँ। डिजिटल इवोल्यूशन की बात की गई अपने में कि किस तरह रैपिडली इवोल्यूट हो रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तो हो ही रहे हैं सर, एक पार्ट और है जो कंटेंट क्रिएशन का पार्ट है, वो भी बहुत
तेजी से इवॉल्यूट हो रहा है, लोगों के कंजप्शन के टेक्निक्स बदल रहे हैं, लोग कंज्यूम बहुत अलग अलग चीजें करना चाह रहे हैं, और उसी से सर उत्पन्न होती है रणबीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी, जो कि मैं जान ही रहा था कि हमारे व्यूअर्स भी उसी पॉइंट को सुनने के इंतजार में थे, क्योंकि थंबनेल में भी हम इसी चीज का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो सर जब इस चर्चा में आता हूं तो सबसे पहला तो आपका वोट जानना चाहता हूं कि आप पक्ष में हैं कि निष्पक्ष हैं, आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, और फिर आगे की चर्चा करेंगे आप। मैं देखिए मैं निष्पक्ष रहना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप निष्पक्ष हैं तो शायद आप उस सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से बिल्कुल जज कर पाएंगे। अब इसमें भी रणवीर के प्रकरण में भी क्या है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। हर आदमी अपने चश्मा लगाकर उस पूरी एक्टिविटी को देख रहा है, क्या सही है क्या गलत है, उसके अपने अपने मापदंड हैं। जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही नहीं है, आप भी एग्री करेंगे उस बात से। तो और रणवीर चूंकि भारत में पॉडकास्ट को शेप देने का काम ही रणवीर ने किया है, तो वो कई लोगों के लिए एक मार्गदर्शक हैं, आइडियल हैं। कई लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं। जैसे आपसे भी चर्चा हुई थी तो आप भी उन्हें काफी एडमायर करते हैं। सर इस पॉडकास्ट की भी शुरुआत कहीं ना कहीं उनको देख के ही हुई है कि हाँ यार ये सबसे इफेक्टिव आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन है, मुझे लगता है। करेक्ट। और रणवीर की एक चीज मुझे जो अगेन मैं न्यूट्रल वो हेल्थ पर, स्पिरिचुअलिटी पर, डे टू डे लाइफ की सॉर्टिंग पर वो जितने अच्छे तरीके से बोलते हैं वो बहुत कमेंडेबल है। और मैं ऐसा नहीं कि उन्हें मैं रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, बट जब भी अवसर मिलता है तो मैं उनको सुनना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी। तो शायद ये इशू कुछ ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है। ज़्यादा बड़ा करने के भी कारण अपने हैं, पर सबसे पहले मुझे जो लगता है, अगर मैं देखता हूँ, चूंकि किसी न किसी कभी भी ये रणवीर से एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए शायद इसके ज़्यादा प्रोबेबली रिस्पॉन्सेज या ज़्यादा रिएक्शंस आ रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जैसे हमारी बात हुई थी कि ये एक यज्ञ है और हर आदमी को अपनी आहुति देना है। तो सोशल मीडिया पे हर आदमी एक्टिव चाहता है। मुझे कंटेंट से मतलब नहीं, मुझे फॉलोअर से मतलब है। हाँ। तो जब मुझे फॉलोअर से मतलब है तो मैं कंट्रोवर्सीज के ऊपर कंट्रोवर्सी और उन कंट्रोवर्सी को मिला के एक तीसरी कंट्रोवर्सी बना के मैं कोशिश करता हूँ। तो इस समय ज़्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनको एक मसाला मिल गया है, क्योंकि कुंभ वो जा नहीं सकते। कुंभ जाएंगे तो उनके लिए ऐसा कुछ मसाला है नहीं, तो या वो मोदी जी की अमेरिका विजिट पे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, या वो महिला क्रिकेट पे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्हें लगता है इजी लो हैंगिंग फ्रूट मिल गया है रणवीर अलाहाबादिया, आइए चलिए इन्हीं पे हम शुरू कर देते हैं, और सब अपने अपने मसाले के साथ। ये तो सोशल मीडिया वाले हुए। फिर सोशल एलिमेंट्स भी हैं। हर आदमी कोई धर्म से जोड़ रहा है, कोई आध्यात्म से जोड़ रहा है, कोई कल्चरल वैल्यू से जोड़ रहा है। देखिए, जो बोला वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है, पर मुझे लगता है अगर उन्होंने माफ़ी मांग ली है और कोर्ट में भी चले गए हैं और लोग भी कोर्ट में चले गए हैं, वो पूरी तरीके से तैयार हैं अपनी लीगल इश्यूज को वो करने के लिए, तो थोड़ा समय के लिए छोड़ देना चाहिए कोर्ट पे। मुझे लगता है बहुत सारे हिंदुस्तान में मतलब चल रही हैं चीज़ें। हाल ही में दिल्ली में भी एक एक्सीडेंट हो गया है और कुंभ जैसा एक बड़ा आयोजन हो रहा है। मेरे ख्याल से वहाँ से कुछ ये इन्फ्लुएंसर्स कुछ अच्छे टेक अवे लेके आए, रादर देन कुछ रंग बिरंगी रील्स के अलावा कुछ इंसाइट्स लेके आए। वहाँ कई अच्छे संत आए हैं, प्रोबेबली उनके पर्सपेक्टिव को लेके आए, तो वो एक सही कंट्रीब्यूशन होगा। आपने अच्छे संत की बात की तो मैं आ ही जाता हूँ उस विषय पे भी कि अच्छे संत मिले लोगों को, IITN बाबा के रूप में मिले, जिन्होंने अपने लाइफ के बारे में चीजें बताई सर। लेकिन फिर ये देखा गया कि इतना ज्यादा वाइल्ड पेनिट्रेशन है किसी की लाइफ में कि यहाँ एक मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू ले रहा है, आपके इन्फ्लुएंसर्स यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं IITN बाबा के, और वहां पर भी एक गत्था जाके उनके पिताजी से, जिनको IITN बाबा कह रहे हैं कि मैं अपना परिवार त्याग कर चुका हूँ कुछ टॉक्सिक बिहेवियर के वजह से और ये सारी चीजें, वो जाके वहां पर भी पेनिट्रेट करके उनके फादर से इंटरव्यू ले आते हैं कि आप अपने बच्चे को फिर से एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो
तो ये इतना पेनिट्रेशन होना क्या जरूरी है, क्योंकि एट द एंड वो उसकी लाइफ भी तो है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है या इसका आंसर देना, क्योंकि इसके दो, मैं आईटीएन बाबा प्रोबेबली विल नॉट बी अ राइट एग्जांपल, बट रणवीर इलाहाबादी पे बिल्कुल। चूंकि आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ पर्सनल नहीं रह जाती। ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप माँ बाप को लेकर एक स्टेटमेंट कर रहे हो तो देर आर फेयर चांसेस कि लोग आपके माँ बाप पे अटैक करेंगे। ये देर आर 3 C's ऑफ सोशल मार्केटिंग। जी। पहला सी जो है वो होता है कंटेक्स्ट, कि आप किस संदर्भ में, किस कल्चर में, किस एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। सेकंड होता है क्लैरिटी, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप कितने सही तरीके से कह रहे हो, एम्बिगियस तो नहीं है, मैं अलग मीनिंग निकालूं आप अलग मीनिंग निकालो, ऐसा तो नहीं है। और तीसरा, जब आप जो भी कह रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट सीज होते हैं सोशल मीडिया के या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के। और तो जब आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, हो सकता है आप मोमेंट ऑफ रश में आप बोल दें, एक्साइट होके बोल दें, पर आपको और ऐसा भी नहीं था कि वो लाइव कास्ट था। प्रोबेबली अगर रणवीर को थोड़ा ये कॉन्सिक्वेंस को अगर वो इवेल्युएट करते तो शायद वो उस पोर्शन को एडिट कर देते या बीप कर देते, इजीली रिमूव हो सकता था। तो मुझे लगता है रणवीर ने वो कॉन्सिक्वेंस वाले पार्ट को नहीं इग्नोर किया। कमिंग बैक टू कि पेरेंट्स के पास क्यों जा रहे हैं, देखिए सेम सर, रणवीर के भी केस में उनकी मदर गायनिकोलॉजिस्ट हैं और लोग पेशेंट बन के जा रहे हैं एंड फिर वहां पर एक अब्यूजिव बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो ये बहुत डार्क है कि इतना पेनिट्रेट आप कर रहे हैं किसी की लाइफ में। बात आपकी सही है और ये होना भी नहीं चाहिए। पर हर किसी को अपना क्या है कि वो चूल्हा जलाना है, अपनी रोटियां सेकना है। तो आप, मैं कैसे सेकूंगा? आपका चैनल है, मेरा चैनल है, आपने एक एस्पेक्ट दे दिया, मैं कहाँ से दूसरा लेकर आऊँ? दूसरा कहाँ से? तो मैं कुछ नई चीज, मैं उनकी पुरानी जिंदगी, नई जिंदगी, भविष्य की जिंदगी, उन सब पे मैं गड्ढे खोदना शुरू करूंगा और फिर मैं एक नई एस्पेक्ट लाने की कोशिश करूंगा कि मेरे व्यूज बढ़े। तो वो जो एक मतलब सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो जो एक अर्ज रहती है, वो नॉट ओनली टू इन्फ्लुएंसर्स और पीपल ऑन द सोशल मीडिया, दिस गोज ऑन द टीवी चैनल्स आल्सो। बिल्कुल सर, कि एट टाइम्स वो वेरीफाई खबर नहीं होती है और वो उसको ब्रॉडकास्ट करना शुरू कर देते हैं विद बेसिक लेवल ऑफ फिल्टरिंग और जो भी उनके टूल्स रहते हैं। सर आई वुड काउंट दिस इन रश कंटेंट बिहेवियर है सर, ये कि मतलब आप किसी चीज पे इतना अध्ययन नहीं करना चाहते, उसके स्टैट्स नहीं निकालना चाहते, आप किसी चीज पे इतना नहीं समय बिताना चाहते और आप चाहते हैं कि बहुत रैपिडली बन जाए चीज और वो फिर वायरल हो जाए और यह वायरल चीजों से एसोसिएटेड हो। मतलब ये जो गेम पूरा सोशल मीडिया का मैं देख पा रहा हूँ, इट्स जस्ट कि आपको अपने को दिखाना है, अपनी वायरलिटी सिद्ध करनी है, तो आप मत कुछ पढ़ो, मत कुछ करो, कंटेंट बनाते चलो बस। ये बड़ा क्रिटिकल है और बिल्कुल सही कहा आपने कि लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं वायरलिटी के चक्कर में। एक तो फैक्ट चेक या इस तरह की चीजें कर रहे हैं आप, या किसी की कुछ भी ऐसी चीज ला रहे हैं विच इन्वॉल्व्स some amount of information, that is always good। पर दूसरा जो हो रहा है कि लोग किसी भी हद तक अपने आप को एक्सपोज करने में हैं, किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करने में नहीं चूक रहे हैं और किसी भी दूसरे आदमी पर, दूसरे रिलीजन पर, दूसरे कल्चरल वैल्यूज पर कुछ भी बोलना, मतलब वो सोचते नहीं है। एक बेयॉन्स का आपने क्या नाम है इनका, कैनी वेस्ट, कैनी वेस्ट ने अभी 1-2 साल पहले ऐसा ही एक स्टेटमेंट दिया, ही एंडोर्स्ड एडोल्फ हिटलर एंड कुछ नाजी उन्होंने अपना कुछ दिया। अब वही कॉन्सिक्वेंस वाली बात आ गई, उन्होंने सोचा नहीं और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनके पास से एडिडास, ऐसे 3-4 बड़े ब्रांड्स जिनको वो एंडोर्स करते हैं, उनको एक छोटे से स्टेटमेंट से $4 बिलियन का नुकसान हुआ। तो कि अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि लोग वायरलिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो वो कुछ भी में जब तक आप
कंसिक्वेंस वाला नहीं करोगे, आपके लिए चैलेंज रहेगा। और जरूरी नहीं है कि जो रणवीर के लिए वायरल हो रहा है, हो सकता है कि वैसे कई ऐसे शो बनेंगे जहाँ पे उससे भी गंदी बातें बोली जाएंगी। बिल्कुल, लोगों को लगेगा शायद वो सक्सेसफुल हो गए तो मैं भी हो जाऊं। पर वो कितना होगा पता नहीं, बट ये ट्रेंड सही नहीं है। कुल जमा ये है। सर, इंडियाज गॉट लेटेंट शो आया समय रैना का, और उसकी सारी वीडियोस में 20 मिलियन प्लस व्यूज गए हैं, और उसमें मेरी भी एक भूमिका रही है उस व्यूअरशिप में, मैं डिनाई नहीं करूंगा। क्योंकि आप होते हो कि आप अपने कैरेक्टर को रिफाइन दिखाने के चक्कर में, मैं बहुत उसके काम को अप्रिशिएट करता हूं। और मुझे ये फील होता है जब एंड ऑफ द डे मैं वीडियो देखता हूं, तो मेरे को एक कहीं ना कहीं एक हैप्पी हार्मोन कह लूं मैं, अगर इसको जज कर पा रहा हूं, या एक एड्रेनल रश मिलता है। और शायद मेरे साथ कई ऐसे यूथ्स होंगे जिनको एड्रेनल रश मिल रहा होगा, तभी आज उनकी स्टोरीज या रील्स में ये हो रहा है कि उनका कमबैक होना चाहिए, आईजीएल इंडियाज गॉट लेटेंट का कमबैक होना चाहिए। तो सर, ये जो एड्रेनल रश की टेंडेंसी है मेरे या दूसरे यूथ के अंदर, जो इस तरह के कंटेंट को देख के हो रहा है, वो क्यों हो रहा है सर? अगर ये गलत है, अगर चीजें नहीं सही परोसी जा रही हैं, लेकिन मुझे अंदर कुछ फील हो रहा है और वो एड्रेनल रश मिल रहा है, तो वो क्यों हो रहा है सर? इसका देखिए, जिसमें मैं अभी भी बोला कि जो डिजिटल नेटिव हैं आप लोग, जेन जी, यू आर फुल ऑफ एनर्जी फॉर 2 रीजंस। एक तो आपका अपब्रिंगिंग उस हाई एनर्जी लेवल के साथ हुआ है, दूसरा आप लोग अपने यूथ में हैं, जिसको पीक यूथ बोलते हैं। टीन एज से आप जब थोड़े से मैच्योर 20, 22, 24 साल की एज में जब आप आए हैं, तो आप में एनर्जी बहुत है, बट आपके पास उसको चैनलाइज करने के साधन कम हैं। अब आमतौर पे चाहे आप पढ़ रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, अपने करियर के स्टार्ट में हो, आप हाइकिंग नहीं कर पाते हैं, आप रनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक जेंजी के साथ, डोंट टेक मी रॉन्ग एनीवेयर, एक प्रॉब्लम ये है कि दे आर नाइट ओल्स। जेंजी जो है वो रात को 2-3 बजे तक जग के, भले सोशल मीडिया हो, पढ़ाई हो, जो भी अपने काम करने, वो लेट नाइट जग के करना पसंद करते हैं। तो उसके कारण उनके डे टाइम एक्टिविटी लिमिट हो जाती है, तो वो कोई फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम होती हैं उनकी। ऐसा नहीं, मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली ऐसा होता है। कई लोग हैं जो बहुत हर तरीके से एंगेज हैं, बट कई लोग ऐसे हैं जो उतने एंगेज नहीं हैं। और आपका कंजम्पशन डिजिटल है, तो आपको वो सारी चीजें जिनसे आपको मेंटल पीस मिलती हो या एक एक्साइटमेंट मिलता हो, मेंटल पीस को मैं अलग रखूंगा क्योंकि बिकॉज आप मिलेनियल भी नहीं है, आप व्हाट यू कॉल ज़ेनएक्स भी नहीं है कि आपको मेंटल पीस की आवश्यकता है। आपको चाहिए जहां से आपको मेंटल एनर्जी मिले, या जो आपको एनर्जी मिले उसको कॉम्प्लीमेंट कोई चीज करे। बिल्कुल सर, ये होता है कि आई शुड बी अप्रिशिएटेड फॉर व्हाटएवर आई डू, ये होता है, ये आती है चीज। तो वो फीलिंग जो है वो आपको जिस सोशल मीडिया या जिस भी प्लेटफॉर्म से मिले, जरूरी नहीं सोशल मीडिया से मिले, हो सकता है कि आप पास में कहीं स्टैंड अप कॉमेडी शो चलता हो या कोई लाइव बैंड चलता हो, आप वहाँ जाके आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर पाए, बट अलग अलग चैनल होता है। बट आपने चूंकि ये बड़ा पॉइंट रेस किया है, तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, उसमें बताया था कि लगभग 40% लोग जो जेन जी हैं उनको सोशल मीडिया कंजम्पशन के बाद एंजाइटी होती है। इतने ही प्रतिशत लोगों के बाद उनको एक्साइटमेंट इज प्रोबेबली इज नॉट द राइट वर्ड, वो ओवर एक्साइट होते हैं। और लगभग 20% के आसपास जो रहते हैं उनमें लेथार्जी होती है। सो ये स्टडी में 100 लोगों से पूछा गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे लगभग 80% लोगों को इस तरह की फीलिंग थी, एंजाइटी होना, लेथार्जी होना, ओवर एक्साइटमेंट होना। केवल 8% लोगों को हैप्पीनेस मिली है सोशल मीडिया को यूज करने से। सो जो हमारी बात हुई थी कि एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बट आप उस मोमेंट ऑफ टाइम या मोमेंट इन टाइम में जो आप एक्सपीरियंस करते हैं वो आपको अच्छा लगता है, पर आप लॉन्ग टर्म पे मतलब इट्स नॉट राइट व्हाट यू कॉल कंटेक्स्ट, बट जैसे ड्रग्स होती हैं या आप बूज करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो आपको उस मोमेंट में यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, आप बहुत
एक अलग दुनिया में चले जाते हैं, आप एंजॉय करते हैं, बट जब आप वापस आते हैं तो या तो आपको हैंगओवर होता है एक्सक्यूज मी, या आपको दूसरे कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बट वो लंबे समय तक, एक आध दो बार शायद आपको चल जाए, लंबे समय तक करने के उसके होते हैं। तो जो आपका प्रश्न है कि आपको क्यों अच्छा लगता है, तो मुझे मेरा एज अ टीचर, एज अ मिलेनियल, या मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि आपको वो जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करने का एक सोर्स मिल रहा है, कि या कॉम्प्लीमेंट करने का या रिलेट करने का एक सोर्स मिल रहा है, शायद इसलिए आप हो रहे हैं। बट आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सॉर्ट करके कैटेगराइज, क्योंकि आप डिजिटल नेटिव हैं तो बिना डिजिटल के आप नहीं रह सकते, बट आप थोड़े अपने प्रेफरेंसेस को, और ऐसा नहीं कि आपकी बात कर रहा हूँ मैं, हम जब यंग थे तो MTV पे रोडीज आता था, क्या नाम है, रघु, हाँ, तो वो लोग वो अब्यूज ही करते रहते थे, और जिस एज में आप हैं उसमें गाली कोई ऐसे गाली नहीं लेता है। हाँ सर, हमारे दोस्तीदारी में भी जैसे आप बहुत जनरल हैं, कि आप मतलब वो हो जाता है कि आप अपना प्यार को भी दिखाने, मित्र में भी आप अपने प्रेम को दिखाने का एक तरीका हो जाता है कि आप बहुत इसको रिलैक्स तरीके से बोल लेते कर लेते हैं, तो वो बहुत नॉर्मल है, मैं उसको गलत मतलब, बट वो कहाँ पे, जैसे हमारी पहले बात हुई कि कब कहाँ किसके साथ क्यों, तो अगर एक ही वर्ड को आप अलग व्यक्ति से अलग समय में बात करोगे तो उसका अलग इंटरप्रिटेशन होगा। सो वो सोशल मीडिया में भी इंटरप्रिटेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अलग अलग लेवल पे कहीं ना कहीं सॉर्ट करना ज़रूरी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जेन-ज़ी पे काफ़ी स्टडीज़, चूँकि मैं PhD भी कर रहा हूँ, और जेन-ज़ी पे मैंने भी हाल फिलहाल में भी 2-3 स्टडीज़ करी हैं, तो जेन-ज़ी जो है वो बहुत इम्पेशेंट है। अब अगर मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताऊं, जैसे मैंने बताया कि 45% बाइंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं 23-24% लोग, तो क्विक कॉमर्स, भारत में लोगों के पास इतना टाइम है कि पान की दुकान पे आधे घंटे खड़े रहते हैं, बट उनको इंस्टामार्ट से या ब्लिंकिट से 10 मिनट में मटेरियल चाहिए। सही बात है सर, बिल्कुल। तो वो एक कल्चरल शेप हो रहा है, और मैं उसको गलत नहीं कहता, पर मुझे लगता है कि वो जो एक उनका जो एनर्जी है वो कहीं नहीं, और डिजिटल नेटिव होना एक उनके लिए शायद एक ऐसी चीज़ है मेरे विचार से जो उन्हें बार बार प्रोवोक करती है गोइंग बैक टू द डिजिटल मीडिया, तो वो एक चैलेंज है। बट सर, क्योंकि ये वाले इंसिडेंट के बाद बड़ी दुविधाजनक स्थिति आ गई, जहां मेरे एल्डर्स कह रहे हैं कि यार गलत, क्योंकि आप पूरे एटमॉस्फेयर में यही था कि गलत है ये, इस तरह का कंटेंट आना, गालियों का प्रयोग, और जो मेरी एक यंग एज की जो एक फ्रेंडशिप बार है उसमें कहा जा रहा है कि नहीं यार, इससे तो मतलब एक हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्योंकि बन जाता है यार, समय की वाली वीडियो देखी क्या। तो सर पहली बार मुझे इतनी दुविधा हुई इस चीज को एनालाइज कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि वो फील तो अच्छा करवा रही है, लेकिन मेरे बड़े बुजुर्ग बोल रहे हैं कि यार ये चीज गलत है, ये अब्यूजिव है। तो इस बार की परिस्थिति बड़ी अलग थी सर मेरे लिए, मतलब व्यक्तिगत रूप से बहुत अलग थी। इन पर्सन बड़ी चीजें मेरे लिए डिफिकल्ट रही चैनलाइज करने को, क्या सही है क्या गलत है। देखिए, ये कोई नई चीज तो नहीं है कि लोगों ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। जैसा मैंने पहले बोला कि दिस कमिंग फ्रॉम रणवीर वाज, अब मतलब वो क्या है कि कष्ट इस बात से ज्यादा हुआ कि अपने वाले ने दर्द दिया है, तो वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एक हमारा एक सोशल सिस्टम है कार्तिकेय, और सोशल सिस्टम किसी भी रिलीजन का, किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी कल्ट का है, अगर कोई इसको डिस्टर्ब करता है तो उसको एक तो लोग अपने अपने पहलू से, अपने अपने नजरिए से तो देखते ही हैं, पर वो डिस्टर्ब कोई करता है तो लोगों से सहन नहीं होता है। और जो उन्होंने कहा, जैसे मैं पहले भी बोला हूं कि उन्होंने सही नहीं कहा, और उसको अगर एडिट कर देते, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई, आई थिंक कोई तो एक शो है जो अमेरिका वगैरह में आता है, कुछ ओजीज ट्रूथ एंड ड्रिंक, ऐसे कुछ, मुझे भी ढंग से याद नहीं है, तो वो क्वेश्चन वहां से उठाया गया था। एक चीज और इंटरेस्टिंग है कि जितने भी ज्यादातर टॉक शोज या इस तरह के शोज हैं, वो कहीं ना कहीं विदेश के अलग अलग शोज से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इंडियाज़ गॉट टैलेंट भी एक लेटेंट भी एक वहीं से ही लिया गया, इंस्पायर्ड है। इंस्पायर्ड, आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज किया, उसको कॉपी नहीं कह सकते, मैं इंस्पायर्ड है।
तो ये डिलेमा, चूंकि आप उनके स्टेटमेंट को, अगर आप सब कुछ भूल के अगर उस स्टेटमेंट को एज इट इज पढ़ेंगे तो वो विभत्स है। हाँ, आप गाली, जैसे अभी हमारी बात हाँ, है कि बिल्कुल। गाली, आप मुझे गाली देंगे और चल भाई कुछ बोलते हैं तो मुझे शायद बुरा नहीं लगेगा, बट कोई चीज आप देखिए, जो हमने पहले भी बात की थी, देखना सुनना, तो सुनकर वो एक अच्छी फीलिंग नहीं दे रहा है। और शायद इसीलिए घर के आपके बड़े बूढ़े या बड़े भैया भी हो सकते हैं, उनको वो चीज़ कम पसंद आई। और मुझे भी पर्सनली उन्होंने जो बोला वो पसंद नहीं आया। मैं रणवीर को, मतलब जैसे मेरा आई एम न्यूट्रल, आई हैव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव, मैं उनको पसंद करता हूँ काफ़ी। वो शायद वो नहीं बोलते तो, पर अब चूंकि बोल दिया है और हम उसी पे बात कर रहे हैं सभी लोग, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे लगता है कि वो जो उस चीज़ को सुनकर विजुलाइज कोई करेगा तो वो विभत्स है। वो फीलिंग थोड़ी सी एब्सर्ड सी है, मतलब वो आपको अच्छा डिस्टर्बिंग है, एब्सर्ड नहीं है, डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम एक सोशल वैल्यू सिस्टम में हम बंधे हुए हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, सबके अपने अपने वैल्यूज हैं। तो मतलब जैसे आप अगर गल्फ में हैं, आप मिडिल ईस्ट में हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम फॉलो करना पड़ता है। आप दूसरी कंट्रीज में हैं तो आपको एक अलग तरह का सोशल एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये भी एक सोशल एटिकेट है मेरे ख्याल से, और लोग शायद अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं, और वो कठिन भी है। तो हमारे सोशल सिस्टम में अलाउ नहीं करता, इसलिए लोग, आपके परिचित, आपके रिश्तेदार, आपके जो आपसे सीनियर लोग हैं, वो शायद इसको पसंद ना करें। हो सकता है जेनजी में भी, जेनजी भी क्या है कि इस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिमार्केशन हो गया है। चूंकि मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं दोनों तरीके की जेनजी के दोनों सेगमेंट से मैं इंटरेक्ट करता हूँ। तीसरा भी एक छोटा है, जब हम यंग थे तो हम अपॉलिटिकल थे कि भाई मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं बीजेपी का हूँ। अभी क्या हो गया है कि यू हैव अ लेफ्ट विंग एंड यू हैव अ राइट विंग, यू डोंट हैव समबडी हु इज मिडिल ऑफ द रोड। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है, क्योंकि इतना डिजिटल कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपकी आइडियोलॉजी शेप होगी, और लेफ्ट विंग जो है वो राइट में आना नहीं चाहता, राइट विंग लेफ्ट को समझना नहीं चाहता है। तो वो एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो गया है। और ये भी एक रीजन है कि ये सोशल स्टिग्मा कहें या जो भी है, इसको लेकर लोग बहुत क्विक, बोल्ड, लाउड स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, और वो एक कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो इट्स एविडेंट विद योर जनरेशन, बट मेरे ख्याल से वो स्टेटमेंट सही नहीं था। बाकी उसके बाद जो वो कर रहे हैं मेरे ख्याल से ठीक है, ही हैज अपोलोजाइज्ड एंड ही इज रेडी टू फाइट अ लीगल बैटल आल्सो। और मेरे ख्याल से एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे लगता है सोशल सिस्टम को हिट किया उन्होंने, बट इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रिलीजन, इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल, इट वाज अ जनरल स्टेटमेंट। सो उसको एज अ जनरल स्टेटमेंट लेकर कोर्ट पर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर होगा, कि रादर देन मैं अपने पर्सपेक्टिव में, मुझे लेकर तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, जनरली बोला, मैं चाहूँ तो मैं उसको भी ले सकता हूँ, या जो उस शो में गाली बकी वो भी मैं अपने पे ले सकता हूँ कि मुझे बोल रहे थे क्योंकि मैंने वो वीडियो देखा है। बट मेरे ख्याल से उसको बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं इस समय देश में, मेरे ख्याल से उन पे बात की जाए। Sir, actually, basically, I categorize this topic into two major points. The first one was कि how world sees this thing, है ना, पहला टॉपिक, और बखूबी आपने उसको कवर किया। सर, द सेकेंड थिंग वाज द पॉलिटिकल नोशन सराउंडिंग इट। मतलब मुझे इस बात से ज्यादा चुभन हो रही है कि जब ये बात उठ रही है तो मुद्दे और भी हैं, कितने मुद्दे चल रहे हैं। अब जैसे आसाम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका इतना बड़ा ट्विटर का एक पोस्ट आता है ना, श्री श्री लगा के बकायदा उन्होंने पोस्ट किया है। अब सर, आसाम की ही बात करूं तो क्या गुवाहाटी में ये एफआईआर लॉन्च की गई है, और समन के लिए वहां से डिफेंस के लोग भेजे जा रहे हैं, पुलिस कर्मी लोग भेजे जा रहे हैं, जबकि वहां ज्यादा जरूरत है, डेफिशिएंसी में चल रहा है वो अपने अगर डिफेंस मैकेनिज्म को देखें तो। सर, मुझे लगता है कि वही वाली बात हो जाती है कि आहुति है, यज्ञ चल रहा है, आपको अपनी आहुति डालनी ही डालनी है। उस वायरलिटी को कैच करना जरूरी है। अब सोचिए, दिल्ली का कॉन्टेक्स्ट है, मुंबई का कॉन्टेक्स्ट है, और आसाम वाला
इतना इंगेजमेंट शो कर रहा है। तो सर इसको आप पॉलिटिकल नोशन को किस तरह लेते हैं? रवि किशन जी का भी एक बाइट आती है और लोग उसको बड़े अच्छे तरीके से मीम कंटेंट के रूप में यूज कर रहे हैं कि जहां पर वो कह रहे हैं कि उनकी जो प्रीवियस मूवीज के सॉन्ग्स हैं वो कह रहे हैं कि रिमोट से लहंगा उठा देंगे, वो खराब नहीं लगा और उनको ये चीज बड़ी खराब लग जा रही है अपनी संस्कृति और सनातन धर्म को। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल नोशन पे कन्वर्ट चला गया है, उस पे आपकी क्या राय है सर? एक तो क्या है कि जो मैंने अभी बताया, लेफ्ट और राइट, देयर इज नो मिड वे। तो राइट विंग में जो लोग भी हैं, मैं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या आइडियोलॉजी की बात नहीं करता या रिलीजन की बात नहीं करता, जो राइट विंग वाले हैं वो अपने बंदूकें तलवारें लेके निकल पड़े हैं कि भाई मुझे करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया में क्या हो गया है, फोमो, जिसके हम बार बार लगातार बात करते हैं कि हर आदमी जताना चाहता है कि भाई मैं भी हूं, प्लीज लिसन टू मी, आई ऑल्सो हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू की क्या वैल्यू है इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एवरीबॉडी हैज अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर दैट मैटर। आप भी अभी कुछ एक एफए की जला दीजिए चौराहे पे और आप भी कल न्यूज में आ जाएंगे, और 4 गालियां बक दीजिए जो उन्होंने बकी थी उससे बड़ी वाली, आप भी आ जाएंगे। तो वो असम वाला आपने जो कंटेक्स्ट बोला बहुत महत्वपूर्ण है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है। एक आदमी ने कुछ बोला, 4 लोगों को भेज के काम खत्म करो, अगर पूरे 15 इतने, और भेजने भी की क्या आवश्यकता है जब कोर्ट सब जुडाइस है, तो लेट कोर्ट डिसाइड अपॉन इट, और हम भेज के अचीव भी क्या करेंगे। वो आदमी मिल नहीं रहा है, न दिल्ली की पुलिस को न मुंबई की पुलिस को, आप असम से भेज रहे हो। दिल्ली पकड़ लेगी तो आप एक्सट्रेडिट करा लेना, ज्यादा से ज्यादा यही, मतलब आई एम टॉकिंग ऑन द एक्सट्रीम साइड। मुझे लगता है इतना सब बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, बट हर किसी को लाइमलाइट में रहना है। तो रवि किशन जी भोजपुरी गाने तो आप आमतौर पे मतलब वो भोजपुर में ही सुन सकते हैं, शायद हमारी इस साइड में तो अगर उनको हम सुनेंगे होली के अलावा और कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब आप उनको आसपास बजा सकें, तो ठीक नहीं है। और किसी रिलीजन से जोड़कर या किसी मतलब बोला ठीक नहीं, बट जोड़कर उसको एम्पलीफाई करना, ये एम्पलीफिकेशन ऑफ एवरीथिंग हैज बिकम, अगर आप उसको वहीं इग्नोर कर देंगे, प्रोबेबली उनके जो 15 लाख 18 लाख जितने भी व्यू हैं उतने ही होंगे, 2-4 कम 2-4 ज्यादा होंगे। बट आपने अब क्या है कि एक जो आहुति में आपने घी भी डाला है, तो भले ही अब वो आपको वो उसका ताप भी सहना पड़ेगा और उसकी भस्म भी लगानी पड़ेगी। तो वो मुझे नहीं लगता हर किसी को हर चीज में कूदना चाहिए, करना तो लोगों का। सर जब मैं रिसर्च भी कर रहा था तो आई केम टू अ पॉइंट जहां पर मुझे इसके 3 फेजेस दिखते हैं, एक वायरलिटी, एक मोरालिटी और एक लीगैलिटी। वायरलिटी क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया एक टॉप नॉच पॉडकास्टर है इंडिया के, तो नो डाउट उनके इर्द गिर्द वायरलिटी है, वो कुछ भी बोलेंगे इट विल गो वायरल। अब मोरालिटी के सेगमेंट में जब मैं उनको कैटेगराइज करता हूं तो देखता हूं कि उन्होंने अपॉलॉजी मांगी है अपने, और बाकायदा वीडियो के माध्यम से मांगी है। फिर कल उनका एक आता है स्टोरी के फॉर्मेट में आता है, उसमें भी उन्होंने पोस्ट के तरीके से आता है और उसमें भी उन्होंने अपॉलॉजी मांगी है। और फिर जब लीगल नोशन आ रहा है तो लीगैलिटी को भी वो पूरी तरीके से फुलफिल कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और क्लब FIRs की कह रहे हैं कि भैया जब इतनी जगह से FIR आ रहा है आप क्लब करिए, और जो भी लीगल मेरी चीजें हैं उसको मैं लीगल तरीके से डील करूंगा। जब ये तीनों फेसेस में सेट बैठ रहा है व्यक्ति, और समय रैना ने भी अपनी वीडियोस को रिमूव कर दिया, तो मुझे लग रहा है कि अब फुलफिलमेंट हो गई है या उस विषय पे चीजें हो चुकी हैं, लेकिन इतना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें चली जा रही हैं। आप इससे क्या जॉ डाउन करते हैं सर? इसमें कार्तिक एक तो क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है दिस ऑल इज मोमेंटरी। अभी लोगों के पास मसाला है, कोई नया मसाला आएगा तो लोग उस पर स्विच हो जाएंगे। बिल्कुल 2-4 दिन रुक जाइए, अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होगी, लोग चैंपियंस ट्रॉफी पे आ जाएंगे, विराट कोहली ने रन क्यों नहीं बनाए, इसने इतने विकेट क्यों लिए, ये फील्डिंग खराब क्यों थी। तो अभी लोगों के पास इस समय कोई कंटेक्स्ट है नहीं, और सोशल मीडिया में अटैक काउंटर अटैक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसी स्फीयर में, उसी अरीना में आप भी फाइट कर रहे हो, तो आपको लगता है कि मैं इसको नीचे कैसे दिखाऊं ताकि मेरे व्यूअर्स बढ़ें, मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। तो वो अभी मुझे लग रहा है कि इट्स अ टाइम बीइंग गेम, और वी हैव एग्जांपल्स इन इंडिया इटसेल्फ। अगर या हम विदेश की बात करें तो जेफरी स्टार करके एक ही इज अ फैशन स्टाइलिस्ट,
तो जेफरी स्टार ने एक ब्लैक कम्युनिटी को लेकर कुछ गलत स्टेटमेंट दिया था कुछ समय पहले, 2-4 साल हो गए, और उनको काफ़ी बैकलैश झेलना पड़ा, बट ही अपोलोजाइज्ड, ही स्टिक टू द पॉइंट। उसके बाद उन्होंने कुछ भी फालतू का कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया, ही सिंपली फोकस्ड। ऑल्दो उनके कारण मेटाफर या कोई चेन ऑफ स्टोर है, उनको बहुत लॉस हुआ, स्टोर्स भी बंद हो गए उनके, पर ही स्टक टू दैट। और आज की डेट में ही हैज गॉट अ वेरी गुड फॉलोइंग्स, फॉलोअर्स उनके साथ अच्छे हैं, उनके जो भी प्रोडक्ट्स लाते हैं उनको एक अच्छा वैल्यू वेटेज मिलता है। ये एक है। मुनव्वर फारूकी, एक आपने एग्जांपल हिंदुस्तान में सुना हो, तो उन्होंने भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे, बट थोड़े समय के बाद वो बिग बॉस में भी आए, एंड ही इज काइंड ऑफ सॉर्टेड। ऑल्दो अब वो लो की हो गए हैं काफी, ही इज नॉट एग्रेसिव एज व्हाट ही शुड बी, बट धीरे धीरे दिस इज द इवोल्यूशन प्रोसेस। अगर मैं बात करूं, बूमन बान ने भी शुरू में कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिए थे, बट आई पर्सनली लाइक्ड हिज अप्रोच कि उन्होंने उनको जो भी है धीरे धीरे करके दबा दिया, और ही इज काइंड ऑफ मूव्ड ऑन एंड ही इज पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस टीवी शोज नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा समय दीजिए इस एपिसोड को, चूंकि अभी हॉट है और पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, और क्या हो रहा है कि एक ऑलरेडी एक कल्चरल रिलीजियस ऑरा बना हुआ है महाकुंभ के कारण। यू हैव मल्टीपल पीपल टू रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन, एंड लॉट ऑफ पीपल हैव आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑन द सेम स्टेज। सो वो एक चीज है। दूसरा, दिल्ली के इलेक्शंस अभी खत्म हुए हैं, तो लोगों के पास कुछ दूसरा टॉपिक नहीं है। हाँ सर, एक सडन शिफ्ट था कि उदित नारायण जी की भी कंट्रोवर्सी चल ही रही थी, और तुरंत ये वाली कंट्रोवर्सी हुई, तो उदित नारायण जी से भी थोड़ा सा अलग हो गए लोग, क्योंकि वहाँ मसाला मिल रहा था। वो बहुत अच्छे तरीके से उनकी लेग पुलिंग हुई मीडिया में, उनके पुराने वीडियोस और अवार्ड शोज में भी वो कैसे श्रेया घोषाल को किस कर देते थे और कैसी सारी चीज़ें, तो वो तो बहुत जल्दी वंचित हो गए क्योंकि दूसरी कंट्रोवर्सी आ गई। सर, इसी में अभी एक टर्म बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, कैंसिल कल्चर का। तो ये भी एक सर अपने में कि मतलब किसी चीज को मानो तो इतना मानो कि एकदम एक्सट्रीम हो जाए, और किसी को कैंसिल करो तो ऐसा करो कि भाई एकदम गड्ढे से नीचे चले जाए। ये इसका रीजन जो मैंने आपको बताया वो वही है, लेफ्ट विंग राइट विंग। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा तो यही है। दूसरा, एक चीज और, मतलब ये सोशल मीडिया ने इन जनरल है कि आप जिसको फॉलो करते हैं ना, उसको आप बहुत रिलीजियसली फॉलो करते हैं, और जिसको आप हेट करते हैं उसको भी आप रिलीजियसली हेट करते हैं। ये एक माइंडसेट हो गया। और एक चीज़ और हो गई है कि जैसे मोदी जी के साथ होता है कि कुछ लोग मोदी जी को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी जी को इसलिए हेट करते हैं बिकॉज कुछ लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो वो माइंडसेट भी रहता है कि भाई ये क्यों, मुझे व्यक्तिगत तौर पे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे आई हैव टू शो सम स्टैंड। बिल्कुल। तो वो जो फोमो कह लें या लेफ्ट राइट कह लें, जिस भी उस रूप में आप कह लें, तो वो कहीं ना कहीं टेक्स यू टू दैट लार्जर डिसीजन, रिपरकशंस, रिस्पॉन्स टू अ सिचुएशन। अब जैसे मैं काफी पुराना एग्जांपल बता रहा हूँ। एक कंपनी होती थी स्नैपडील, अभी उसके प्रमोटर आजकल शार्क टैंक में भी आ रहे हैं, तो नाम भूल गया मैं उनका। तो स्नैपडील का क्या था, स्नैपडील, देयर वाज अ टाइम, यू प्रोबब्ली विल नॉट बिलीव on this point, Amazon used to be the third e-commerce platform. First used to be Flipkart, second used to be Snapdeal, and third used to be Amazon. और Flipkart और Snapdeal में बहुत close fight होती थी, and Snapdeal was doing very well, honestly speaking. And incidentally they had, मतलब बहुत branding भी बहुत, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था brand. उन्होंने, since they were doing well, so they hired a celebrity to endorse their brand, and that celebrity was मिस्टर आमिर खान। यस। सो आमिर खान साहब उनके ऐड कर रहे थे, और आमिर खान साहब की वाइफ ने किसी स्टेटमेंट में कह दिया कि इंडिया आई एम फीलिंग अनसेफ हियर। वो स्टेटमेंट आया मीडिया में। अब ब्रांड वाज एसोसिएटेड विद आमिर खान, ब्रांड वाज नोवेयर इन द पिक्चर, जस्ट बिकॉज उस समय द ब्रांड वाज डूइंग लॉट ऑफ एडवर्टाइजिंग विद आमिर खान। सो बायकॉट आमिर खान, बायकॉट स्नैपडील। तो उस प्रोसेस में, जो आप कैंसल कल्चर की बात कर रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस में
आमिर खान तो कुछ जो भी अपने समय के बाद शांत होके वो अपने आप को उन्होंने कंसोलिडेट करके इज बैक, बट स्नैपडील एज ए ब्रांड हैज कोलैप्स्ड लाइक एनीथिंग। बिल्कुल ही वो पिक्चर से बाहर हो गया। तो ये कैंसल कल्चर, अभी कैंसल कल्चर का ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल जो मुझे लगता है वो है मनोज मुंतशिर का। हाँ, मनोज मुंतशिर आप मानेंगे नहीं, मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। जिस तरीके से वो देश को लेकर या माँ को लेकर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो बहुत ही अच्छी, बहुत सुंदर गीत भी लिखे हैं। लिखे भी है, तेरी मिट्टी में मिल जाऊं, कितना बढ़िया गीत लिखे हैं। बट एक कंट्रोवर्सी हुई आदि पुरुष वाली, और वो पूरा उनका करियर बैक ट्रैक हो गया। अभी ही इज नोवेयर इन द पिक्चर, अदरवाइज ही वाज पार्ट ऑफ एवरी सेकंड अवार्ड शो, हर शो में जो नॉर्मल टीवी शो। मुझे लगता है जहां उनके स्पेस बनते भी नहीं थे तब भी उनको पेनिट्रेट करवा दिया जाता है। ही हैज टू बी लाइक इंक्लूडेड इन दैट शोज। करेक्ट। इंडियन आइडल में जैसा आपने बताया कोई जरूरत नहीं है, बट वो आके कविता सुनाते थे, उसके बेसिस पे लोग गाने गाते थे। वो पूरा मूड बनाने के लिए कि वो उस एपिसोड का क्या थीम रहेगा, ही यूज्ड टू बिल्ड दैट थीम। करेक्ट। सो अब ही इज नोवेयर इन द पिक्चर, ही इज स्ट्रगलिंग बिग टाइम। सो ये जो कैंसल कल्चर आ रहा है, इसका मेजर रीजन ये है कि हम फॉलो भी इमोशनली कर रहे हैं, अनफॉलो भी इमोशनली कर रहे हैं, और हम वैल्यू ड्रिवन नहीं है, हम इमोशन ड्रिवन है इन सबको लेके। कि अगर मैं ये नहीं देखता कि मनोज मुंतशिर ने या इवन मैं अगर रणवीर की बात करूं, रणवीर ने मान लीजिए 1000-2000 पॉडकास्ट की हैं, उससे मुझे 4 अच्छी चीज सीखने को मिली है। मुझे मिली है कुछ जगह, आई वाज फीलिंग लो और मुझे कुछ अच्छा लगा उनको सुन के। तो मैं वो नहीं देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि उन्होंने एक स्टेटमेंट क्या दिया। मनोज मुंतशिर ने इतने अच्छे गाने लिखे हैं, वो मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मनोज मुंतशिर ने साला या फालतू के वर्ड क्यों यूज किया आदि पुरुष में। गलत है, जो किया गलत है, बट डोंट डिस्काउंट हिम फॉर द गुड वर्क दैट पर्सन हैज डन। एंड दिस कैंसल कल्चर इज, तो इसमें कैंसल कल्चर भी 2 तरह का, यानी कि इसमें कार्तिक, आई एम सॉरी, पहला कल्चर जो है वो है सेल्फ ड्रिवन, कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने विरोध किया और काम हो गया। सेकंड है इंड्यूस्ड। अब उसमें इंड्यूस में जैसे आपने बताया था अभी कि आप एक ब्रांड हो, आपके सराउंडिंग 4 आपके कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं, तो जब आप पे कुछ ग्रे एरिया है तो चारों इकट्ठे होके या अलग अलग रूप से आप पे अटैक करते हैं। तो ये जो इंड्यूस्ड कैंसल कल्चर है, ये रिपल इफेक्ट ज्यादा करता है। मुझे पसंद नहीं आया, मैंने अनफॉलो कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अभी रणवीर को विराट ने अनफॉलो किया है। विराट इस समय लगभग उनके मेरे ख्याल से 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और वो केवल 280-270 लोगों को फॉलो करते हैं। उन्होंने रणवीर को अनफॉलो किया। अब ये विराट की पर्सनल चॉइस है, बिल्कुल ठीक है, उनको नहीं लगा, ठीक है, मुझे नहीं लगा, मैंने कहा आपको नहीं फॉलो अनफॉलो का तो गेम बहुत स्ट्रांग है। हाँ। मतलब कि वो तुरंत ही भैया नहीं आना है मुझे उसे। हाँ, बिल्कुल। पर उन्होंने किया। अब उसको लेके लोग विराट ने अनफॉलो किया है, आप क्यों नहीं कर रहे हो? इफ यू फॉलो विराट and if he has unfollowed Ranveer, why aren't you unfollowing him? ये तो सही बात है। So ये induced है। तो ये 2 तरीके से गेम हो रहे हैं कैंसल कल्चर के। बिल्कुल सर, आपने बहुत सही बात कही कि जो नहीं बोल रहे हैं उनको अब इस तरीके से मजबूर किया जा रहा, भैया इसने बोला आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब भाई ये तो मेरा फ्रीडम है ना कि मैं किस विषय पे कुछ बनाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये बहुत इंड्यूस्ड कल्चर, सही बताया आपने सर, बिल्कुल, कि आप मजबूर करते हैं कि भैया दूसरा भी वो करे। सर एक टर्म और मैंने इस बीच पढ़ा, दैट वाज अट्रैक्शन टुवर्ड्स डोमिनेंस या अट्रैक्ट टू डोमिनेट। कि सर जैसे डोनाल्ड ट्रंप के केस में भी मैं देखता हूँ कि आप इतना डोमिनेटिंग आपकी पर्सनालिटी होती है कि आप अट्रैक्ट कर ले जाते हो। या मैं एक अभी एक कल्चर देखता हूँ भी, इंडिया में भी देखता हूँ कि चीज़ों को इतना एक्सट्रीम ले जाओ, इतना डोमिनेटिंग बना लो कि आप अट्रैक्ट करने लगो, और उसी तरीके से आप अपनी मोनोपोलिस्टिक अप्रोच सब में फिट कर दो, आप उसी तरीके से सबकी वेव ले जाओ। सर आपका इस पे क्या काउंट है? ये देखिए, ये चीज नहीं है, नई नहीं है, बट टर्म नहीं है। चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में लिखा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि जो सबसे स्ट्रांग रहेगा, जो सबसे फिट रहेगा, वही सर्वाइव करेगा। सो डोमिनेंस तो इवोल्यूशन ऑफ
ह्यूमन बीइंग कह लें तब से है। पर जो पर्सनालिटी डोमिनेंस है या डोमिनेंस टू वर्क लाइक ए मैग्नेट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ग्रो हुआ है। उसके दो रीजंस हैं। एक, मुझे लगता है कि हर किसी के अंदर एक हीरो छिपा हुआ रहता है, और वो जो हीरो है वो आदमी कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश करता है, या जो भी एक स्ट्रॉन्ग डिजायर फीलिंग जिसको भी आप कहें, वो एक किसी कैरेक्टर में ढूंढने की कोशिश करता बिल्कुल है। बिल्कुल। तो आप मूवी में भी ढूंढ सकते हैं, आप अपने सराउंडिंग में भी ढूंढ सकते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, तो जरूरी नहीं, जैसे मैंने मोदी जी का बताया कि लोग मोदी जी को उनके स्टाइल के लिए पसंद करते हैं, और कई लोग मोदी जी को उनकी स्टाइल के लिए नापसंद भी करते हैं। तो अगर मैं उस सेट ऑफ स्ट्रक्चर में फिट नहीं हो रहा हूँ तो मैं नापसंद करूंगा। अगर मुझे लगता है कि ये आदमी जो है, यार ये बात बहुत अच्छी है, फॉर एग्जाम्पल जो हमने जेन-ज़ी की बात भी की थी कि एड्रेनलिन रश है उनमें, और उनमें एंजाइटी है, उनमें दे आर बबलिंग विद पावर, एनर्जी। तो वो उनको वो कैरेक्टर्स जहाँ पे उनको लगता है कि ये इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू उनके पास जाते हैं। जैसे जेन-ज़ी, आप अभी पूछेंगे, आप मिलेनियल से पूछेंगे, वो बोलेंगे फेवरेट कौन है, वो बोलेंगे धोनी। आप जेन-ज़ी से पूछेंगे तो वो बोलेंगे मुझे तो विराट कोहली अच्छा लगता है, बिकॉज ही इज एग्रेसिव ऑन द फील्ड, ही वांट्स थिंग्स टू बी डन, ही इज पैशनेट, सो दिस जनरेशन इज लाइक दैट। तो एक तो ये एस्पेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक, जो कॉर्पोरेट में बहुत पहले से चल रहा है, मोनोपोलिस्टिक बिजनेस सॉल्यूशंस जो गूगल कर रहा है इस समय। एक समय तक माइक्रोसॉफ्ट ने भी किया, गूगल के आने से थोड़ा कम हुआ, नहीं तो पहले हर किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही होता था लैपटॉप और डेस्कटॉप में। तो मोनोपोलिस्टिक या डोमिनेंस के कारण क्या होता है कि आप चीज़ें अपने हिसाब से करने लगते हो। तो इसके लिए एक पूरा पीआर लगता है, पूरा एक इकोसिस्टम लगता है उसको बनाने के लिए, और उसके लिए आपको लीथल होना पड़ता है, आपको कॉम्पिटिशन को किल करना पड़ता है। पर एक और इम्पॉर्टेंट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट ह्यूमन साइक है, कि हम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते डिसीजन मेकिंग में। अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपको अरेंज मैरिज करना है और इसी लड़की से करना है, जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, मैं थोड़ा सा अलग एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप शायद उसको एब्जॉर्ब कर लोगे क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। पीपल आर लिविंग इन नॉर्थ कोरिया, राइट, कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास, जैसे रहना वैसे ही रहना है। तो जब आपके पास ऑप्शंस नहीं रहते हैं तो आप थोड़े सॉर्टेड रहते हैं। और यही कारण है कि ये जो डोमिनेंस वाली जो फिलोसफी, चाहे वो ब्रांड्स हो, चाहे इंडिविजुअल्स हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, किसी भी तरह के, वो डोमिनेंस वाली पर्सनैलिटी बनाना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फिल करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में क्या होता है कि अगर घर का कोई बड़ा सदस्य, तो छोटे बच्चे क्या रहते हैं कि पापा हैं या जो भी हैं, तो उनके साथ दे फील सिक्योर। तो जब आप एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपको बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी आती है कि यार ये आदमी है ना, मैं तो कुछ करने से रहा, ये आदमी कर देगा। सो वो, और पॉलिटिकल स्फीयर में इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है। और पॉलिटिकल स्फीयर में एक बड़ा चेंज जो आया है पिछले कुछ सालों में, वो राइट विंग एक्सट्रीम थॉट में, मतलब राइट विंग प्रोबेबली इज नॉट द राइट वर्ड, बट एक क्लियर कट एक्सट्रीम थॉट वाले लीडरशिप्स को लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें एम्बिगियस नहीं चाहते हैं, वो सॉर्टेड चाहते हैं। एंड the major credit goes to Gen Z and the transiting millennials, because उनको लगता है कि मेरी लाइफ में इतना टेंशन है यार, मैं इसमें क्यों लगूं। तो मैं ऐसे आदमी को वोट देता हूँ या मैं ऐसे आदमी को फॉलो करता हूँ जिससे मेरे को सोचना न पड़े, मेरी लाइफ सॉर्टेड रहे। ये एक, मेरे हिसाब से ये एक पर्सपेक्टिव है, बिल्कुल, इसको लोग फॉलो करते हैं। सर, जिस प्रकार अभी एआई का प्रचलन चल रहा है और ओपन सोर्स एआई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डीप सीक ने एक तरह से बाजी मार ली है कि अब सब कुछ ऑटोमेशन पे आ गया है।
सर लेकिन मैं एक अपनी व्यक्तिगत एक बात बताऊं, ये जब भी पैनल ऑफ डिस्कशन में ये जिक्र होता है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, सर तो एक डर है कि एआई को ना बहुत ग्रे शेड में ही देखा जा रहा है कि जो गलत हो रहा है वो एआई कर रहा है। लेकिन जब आपसे चर्चा हुई तो आपने कहा यार एआई का इम्प्लीमेंटेशन तो यहाँ यहाँ होना चाहिए, कि भैया यहाँ इस फनल में होना चाहिए। तो सर वो फनल्स के बारे में बताइए, और जो एकदम राइटियस यूज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, वो जो कि नहीं हो रहा है, वो कहाँ कहाँ होना चाहिए प्लीज। तो एआई तो एक स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अगले 2 साल में 90% ऑफ द सोशल मीडिया कंटेंट विल बी एआई ओनली। तो मैं थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बात करता हूँ बिफोर, आई थिंक गार्टनर की स्टडी है ये, शायद। तो आप सोचिए कि 90% कंटेंट, इस समय HubSpot कहता है कि उनकी जो कैंपेन्स, ऑटोमेटेड कैंपेन्स बनाते हैं, उसमें 50% कैंपेन्स जो रहती हैं वो एआई बेस्ड रहती हैं। जेस्पेर एआई को यूज करते हैं वो लोग। तो ईज ला रहा है कहीं ना कहीं। मैं मतलब थोड़ा सा अलग जाऊंगा, बट अभी आप देखिए कि मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, विद ड्यू अपॉलॉजी टू देम, आई एम नॉट नेमिंग एनी ऑफ देम एज सच, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत एवरेज है, बट जब उनके ईमेल्स आते हैं तो फिनोमिनली वेल ड्राफ्टेड रहते हैं। सोशल मीडिया स्टेटस इज लाइक ऑसम, मतलब समथिंग लाइक ए प्रो। लोग लिंक्डइन पे ऐसा लिख रहे हैं, और थैंक्स टू एआई। अभी आप बैठेंगे 5 की लेसन टू बी लर्न फ्रॉम महाकुंभ, और ये अभी रणवीर में तो आ गए हैं लोग कि 5 लेसन्स टू बी लर्न फ्रॉम रणवीर कंट्रोवर्सी। सो आपको कुछ नहीं डालना है, एक आपको चैट में प्रॉम्प्ट लिखना है, आपको एक आउटपुट आएगा, और लोग तो एज इट इज पेस्ट कर देते हैं। अगर थोड़ा आप समझदार होंगे तो थोड़ा मैनुअल। सो एआई, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसको बहुत ग्रे तरीके से देखा जा रहा है। और हम शायद अभी भी सर ना एआई को लेके वो वाली लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या एआई रिप्लेस कर देगा ह्यूमंस को, एम्प्लॉयमेंट रेट ह्यूमंस के कम हो जाएंगे, ये वो। लेकिन मैंने कहा कि अभी तो बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है देखने को। मतलब हम एआई के साथ कोप अप नहीं कर रहे हैं, हम एआई को हर चीज का एक एनिमी घोषित कर रहे हैं कि रेप्लिकेट कर देगा और ये कर देगा वो कर देगा। सर एक तो पहला पॉइंट है कि बड़े ही ग्रे स्केल पे देखा जाने लग गया है एआई को। और सर जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने एआई के असल यूज के बारे में मुझे बताया कि यार वो फनल में एआई कहाँ हेल्प कर सकता है। हम एआई को दुश्मन बनाए जा रहे हैं कि यार ह्यूमंस की जॉब खा जाएगा, एम्प्लॉयमेंट रेशियो कम कर देगा, और एआई के आने की वजह से ये हो गया वो हो गया। तो आपने बड़ी अच्छी चीजें बताई कि हम एआई का किस तरह लेटर्स लिखने में, ईमेल्स लिखने में प्रयोग कर रहे हैं। मुझे सर जानना है कि वो जो फनल की आपने चर्चा की थी कि जब कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो फनल वहां पर अगर सेट होता है अच्छे से, तो वो किस तरीके से वर्क करेगा। सो कार्तिकेय, बिफोर वी मूव टू द एस्पेक्ट्स ऑफ एआई, कुछ एक इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं। लाइक गार्टनर का कहना है कि या फॉरेस्टर, मुझे ढंग से याद नहीं, बट वो कह रहे हैं कि 2025-26 में जो कंटेंट क्रिएट होगा सोशल मीडिया पर, उसमें से 90% जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप देखते हैं HubSpot करके एक CRM टूल है जो बहुत आपको ऑटोमेशन में हेल्प करता है, और ज्यादातर जो कंपनीज है मार्केटिंग एक्टिविटीज में उसी टूल को यूज करती हैं। सो HubSpot का मानना है कि आज की डेट में, एज ऑन टुडे, 50% ऑफ देयर कंटेंट इज एआई ड्रिवन। दे यूज आई थिंक jasper.ai, तो वो जो भी कर रहे हैं, तो ऑलरेडी एक लेवल पे एआई का यूज हो रहा है। आपके आसपास भी लोग होंगे जो एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ हैं, बट फिनोमिनल ईमेल्स लिख रहे हैं, फिनोमिनल सोशल मीडिया पोस्ट लिख रहे हैं। सो एआई हैज बिकम ए पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स इज, क्या ये जॉब खाएगा? सो आंसर इज यस एंड नो बोथ। जॉब किस लिए खाएगा? अगर आप एक बहुत मंडेन एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है, तो आपका जॉब रिस्क है। कैसे रिस्क है कि आप एक बेसिक एआई क्या है, अगर मैं जेफरी हिंटन की बात करूं, जिनको इस साल नोबेल प्राइज मिला है 2024 में, जिनको फादर ऑफ, फाउंडर ऑफ जो भी एआई कहा जाए। सो हिंटन साहब का कहना है कि एआई अभी बहुत प्री मैच्योर स्टेज में, इट हैज इवॉल्व टू ए लेवल, बट दिस इज एट अ प्री मैच्योर स्टेज। और जो नेक्स्ट लेवल है वो और भयावह है। अभी जो मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, जैसे अभी डीप सीक बड़ा खबरों में रहा कि 1/8 ऑफ द कॉस्ट ऑफ चैट जीपीटी पे उन्होंने अपना सारा काम कर लिया है। तो अगर आप
जब भी आपको समय मिले एक क्वेरी को आप चैट जीपीटी में डालिएगा, सेम क्वेरी को आप डीप सीक में डालिएगा, आप रिस्पॉन्स कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने किया जब डीप सीक आया तो मैंने ये एक टेस्ट किया था, तो जो चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेज हैं वो मैच्योर हैं। ओके। जो डीप सीक का रिस्पॉन्स है वो कलेक्ट तो कर रहा है, बट वो रिफाइन उस लेवल पे नहीं कर पा रहा है। ओके, ठीक है, तो आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बिकॉज चैट जीपीटी में देयर इज चैलेंज कि डेटेड डेटा मिलता है, आपको लेटेस्ट डेटा मिलेगा, बट जिस तरीके से इंसाइटफुल चैट जीपीटी बनाता है वैसा भी डीपसीक नहीं बना पा रहा है। रीजन क्या है? ये एक मॉडल पे है एंड सेल्फ लर्निंग मॉडल है, सेल्फ लर्निंग मॉडल है। ठीक है, तो डीपसीक अभी नया है, भाई को समय लगेगा थोड़ा सीखने में। जब वो सीख जाएगा तो फिर वो चैट जीपीटी को एक हेड ऑन देगा। सो कमिंग बैक टू मिस्टर जेफरीज स्टेटमेंट कि ये जो मॉडल्स हैं अभी इवॉल्व हो रहे हैं। सो एज ऑफ नाउ दे आर वर्किंग based on whatever has been told to them or they have been configured with. But next level of this AI is they will be self-learning also. जो हम अंग्रेजी पिक्चरों में अक्सर देखते हैं कि वो खुद ही डिसीजन लेने लगते, खुद ही डिसीजन लेने लगते, तो वो जो सिचुएशन होगी वो बड़ी खतरनाक होगी अगर इसको हमने कंट्रोल नहीं किया तो। सर आपने जब ये चीज बोली तो वो मुझे रोबोट का एक सीन बहुत अच्छे से याद आ गया कि आग जल रही होती है, अब सेल्फ लर्निंग मोड में तो सिर्फ ये सीख पाया है कि उस समय करना ये है कि जाके बचाना है उस लड़की को, लेकिन उस लड़की को वो निर्वस्त्र उठा के ले आता है, तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि वो आग से तो बच गई, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और मतलब मीडिया लगी हुई है तो निर्वस्त्र लेके आए तो वो पूरा न्यूड थी और उसने फिर आत्महत्या कर ली। तो सर आपने एकदम से वो पॉइंट अट्रैक्ट किया, बिल्कुल। बट ये एक लेवल है, जो नेक्स्ट लेवल होगा वो हो सकता है कि वो जो रोबोट है वो ये सोचे कि मुझे इसको बचाने में फायदा होगा कि नहीं होगा। ओहो, अब वो अगर वो जैसे आपने बोला, अगर मान लीजिए वो रोबोट ने वो मूवी देखी जिसकी आप बात कर रहे हैं, सही बात है, तो ये हो सकता है कि वो कपड़ा डाल के लाए, और ये भी हो सकता है कि यार ये तो मरने ही वाली है बाद में, तो मैं लेके ही ना हूं। सो दे विल बी ऑन सेल्फ रनिंग मॉडल्स आल्सो, और वो बहुत डेंजरस चीज होने वाली है। मतलब वो खुद निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना है। अभी तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि भैया मुझे एक फला एक्टिविटी के लिए मुझे एक थैंक यू ईमेल बना के आप दे दीजिए, वो तो डिसाइड करेगा, बोला आदित्य तुम्हारी तो औकात नहीं है उस मीटिंग में जाने की, तुम काहे ईमेल लिखवा रहे हो। This is how the things are going to be, I'm telling you, and this is the future of marketing as well. So coming back to Jeffrey Tillman's statement कि ये जो आने वाला है ये बहुत भयावह है अगर कंट्रोल नहीं किया गया, और अल्टीमेटली मैन कह रहे हैं कि बहुत जल्दी जो इनका इंटेलिजेंस लेवल है एआई का वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को बीट कर देगा बहुत जल्दी, और नेक्स्ट लेवल की तो हम बात बाद में करें। सो आपका जो प्रश्न था कि क्या जॉब जाएंगे या क्या ग्रे एरिया में है, तो जॉब जाएंगे। अब देखिए आपने सुना होगा इंडस्ट्री 1.0, 2.0, 3.0, तो इंडस्ट्री 4.0 ऑलमोस्ट चल गया है, जिसमें आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज को, बिग डेटा को, साइबर सिक्योरिटी को, 5G को, इन सबको, डिजिटल ट्विंस को, इन सबको क्लब करके आप इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन ला रहे हैं। प्रोबेबली 5.0 विल बी प्योरली ड्रिवन ऑन एआई, मतलब सब कुछ ही ऑटोमेटेड होगा, सब कुछ ही, आदमी का कहीं रोल नहीं रहेगा। तो जब उस तरह की सिचुएशन आएगी तो नेचुरली जहां डिसीजन मेकिंग रोल्स हैं, अगर मशीन ऑटोमेटेड है और डिसीजन मेकिंग ह्यूमन है तो वो भी फिर एआई खा जाएगा। बट जहां मैनुअल काम है बट डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटेड है, जैसे आज की डेट में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, हम प्रॉम्प्ट लिख के निकाल लेते हैं, फिर अपना काम शुरू कर देते हैं उस पर। तो एयरबीएनबी ये कर रहा है कि एयरबीएनबी क्या करता है, पूरा डेटा गैदर करता है एआई के थ्रू, बट बाकी का सारा काम पर्सनलाइज करता है। आप नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स में क्या होता है, पूरा डेटा एआई पे, आपका बिहेवियर पूरा एआई पे रहता है, बट दे इवेंचुअली दे कम डाउन टू द पर्सनलाइजेशन। सो एक लेवल तक जॉब जाएंगे, बट दूसरे लेवल पे नए जॉब भी क्रिएट होंगे जो उस इकोसिस्टम के हिसाब से अपने आप को तैयार करेंगे। सो दैट्स ऑन द जॉब फ्रंट। वही आपने जो बात कही कि मतलब क्रिएटिविटी को अपने बढ़ाते चलना पड़ेगा, हमें एक्सप्लोर करते रहना, पर मंडेन हो गया तो फिर चीजें नहीं बैलेंस हो पाएंगी। मतलब एक जो अगेन जो आपकी बात को मैं सहमत करता हूँ, एक चीज और हो रही है कि लोगों को अब
समझ आ रहा है कि ये एआई से बना है, ये एआई से नहीं बना है। हाँ, ठीक है, पता एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है, जो थोड़े बहुत भी जिनके आंख नाक कान खुले हैं वो समझ जाते हैं कि ये ऐसे बना है, चाहे पिक्चर हो, चाहे वीडियो हो, बिल्कुल, चाहे टेक्स्ट हो, किसी भी तरह का कंटेंट हो। तो मैंने एक स्टडी पढ़ी थी, I may be wrong on the number, but around 67 or 70% of the content in 2030 will be UGC, user generated content. यूजर जनरेटेड। So AI हो सकता है इस समय बहुत बबल अप कर रहा हो, but end of the day authenticity will become very important. तो कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट आएगा, और जो क्रिएटिव या कितने आप ऑथेंटिक हैं वो सारी आपके भविष्य को डिफाइन करेंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे प्रॉम्प्ट लिख के कॉपी करके पेस्ट करना है, तो प्रोबेबली यू विल हैव अ डिफिकल्ट टाइम। बट अगर आपको लगता है कि मैं अपने क्रिएटिविटी को अनलिश करूं और आई यूज दिस AI to second my activity, to support my activity, then you will have. Now coming back to the second part of your question कि AI कैसे यूज करना चाहिए, मैं हमेशा सोचता हूँ कि Netflix ये तो जान जाता है कि मैंने क्या देखा, कब देखा, कितना देखा, और मुझे एक रिकमेंडेशन देता है। बट क्या Netflix ये नहीं जानता कि जिसने बनाया है उसने कैसे किया है? या YouTube की बात करूं, Netflix इज स्टिल प्रोबेबली अ क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म। YouTube पे आपको सब कुछ मिलता है, एनी काइंड ऑफ वल्गर कंटेंट। कुछ वो बात कर देते हैं वो कि ऑब्सीन है, बट आपको मिल तो सब जाता है। तो YouTube ये देख रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ, कब देख रहा हूँ, बट YouTube ये नहीं देख रहा कि जो बना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। अगर आज मेरी प्रोफाइल है, मैं 12 इयर्स का एक बच्चा हूँ, विच आई एम नॉट, बट अगर मान लीजिए मेरी डॉटर है, शी इज 12-13 इयर्स ओल्ड, उसकी एक प्रोफाइल है, आप प्रोफाइल बेस्ड ही करते हो, ऐसा तो है नहीं रैंडम आप। अब उसकी एक प्रोफाइल आपको विजिबल है, तो आपको कंटेंट क्यूरेट करना चाहिए। बिल्कुल, अगर वो फेक बना रही है तो बात अलग है, बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है। जस्ट बिकॉज शी वॉच्ड वन वीडियो, शी विल बी ऑफर्ड अनदर वन विद द सिमिलर काइंड। सो ये जो है AI का जो हम यूज कर रहे हैं, वो यूजर पर्सोना को तो हम डिफाइन करने के लिए कर रहे हैं, बट कंटेंट क्रिएटर की पर्सोना को हम नहीं कर रहे हैं। हम ये बोलते हैं कि ये कंटेंट क्रिएटर खुद ही एनालाइज करके भैया बनाएगा कि मेरे यूजर्स को क्या पसंद है, लेट हिम यूज स्टैटिस्टिक्स, लेट हिम यूज डेटा एंड लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू क्रिएट। अरे भैया ठीक है, उसको करने दो, बट व्हाट इज ही ऑफरिंग। अगर मान लीजिए इंडियाज गॉट लेटेंट को एक पर्टिकुलर तरीके से आया, तो नेक्स्ट टाइम YouTube should create a platform to authenticate कि इस तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। भले ही इसमें पार्टीज इन्वॉल्व, चाहे समय रैना हो, चाहे रणवीर हो, चाहे अपूर्वा हो, वो अलग बात है, दीज आर द नेम्स, बट अल्टीमेटली इट इज द प्लेटफॉर्म व्हिच ऑफर्ड ऑल दिस। यस। सो कहीं ना कहीं ये एक एक्सेस मैकेनिज्म, और इसकी बात गवर्नमेंट भी कई बार करती आई है, कम्युनिटीज भी करती हैं, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर AI का सही प्रयोग होना जरूरी है कि प्लेटफॉर्म खुद जज करे कि यूजर को ये दिखाना चाहिए या नहीं, रादर देन कि यूजर ने ये देखा था तो मैं इसको दिखा देता हूँ। मेरे हिसाब से एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, और ऐसा नहीं कि इनके पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी की कोई कमी, इट्स जस्ट दैट इंटेंट, दे डोंट वांट टू, because I'll tell you one example. 2021 में आईफोन ने अपना एक अपडेट डाला था 14 का मेरे ख्याल से। सो उस अपडेट के बाद क्या हो गया कि बिकॉज ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो रहते हैं वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहते हैं, उसने सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी आईफोन ने। तो उसके कारण फेसबुक का जो रीटारगेटिंग था 40% कम हो गया आईफोन्स पे, बिकॉज ऑफ दैट सिक्योरिटी। सो कहीं ना कहीं वो सिक्योरिटी पॉलिसी अगर आ जाएगी तो फिल्टर होना चालू होगा। तो प्लेटफॉर्म वो चाहते नहीं है, उनको तो चाहिए कितना एंगेजमेंट हो। एट द एंड ऑफ द इनसाइट्स में एक एंगेजमेंट बार भी तो दिखाना है। आप चार्ट में कहाँ हो, ये सारा खेल चार्ट में, वेयर डू यू स्टैंड, आप कहाँ हो, सारा खेल क्या रणवीर, क्या यूट्यूब, क्या इंस्टाग्राम, सब उसी में जाना चाह रहे हैं, क्या एलन मस्क, सब सही बात है। चार्ट में आप कहाँ हो, सारा खेल है, आपको टॉप पे दिखना है, एग्जैक्टली टॉप पे ही करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल सर, क्रेडिबिलिटी और ऑथेंटिसिटी की बात कही आपने। सर जब जर्नलिस्टिक अप्रोच की बात करता हूं तो उसमें एथिकल नोशन आ चुका है, एथिक्स को इनकलकेट किया गया। अब उस चर्चा में नहीं जाऊंगा कि कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितना नहीं। क्या आप
ये भी मानते हैं कि जिस तरह जर्नलिस्टिक अप्रोच में ये चीज़ आई है उसी तरीके से ये इन्फ्लुएंसरशिप में भी आ जानी चाहिए कि हम चीज़ों को एकदम रिफाइन कर दें, उसकी क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दें और उसमें भी एक सर्टिफिकेशन रूल या कुछ। आप क्या मानते हैं इस चीज़ पे सर? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमने थोड़ी इस पे पहले भी चर्चा करी थी। मुझे लगता है कि एक क्रेडिबिलिटी वाला एस्पेक्ट लाना बहुत ज़रूरी है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यू डेटा पॉइंट्स विच आई हैड कैप्चर्ड, तो मैं उस पर बात करूँगा। अभी मैं देख रहा था कि यूके में 80% ऑफ द यूथ believes in the news which comes from TikTok and other social media channels. तो अब आप सोचिए ना कि उनको क्या परोसा जा रहा है। हर जैसे हमने बात की, आपका पर्सपेक्टिव है एक, उसको लेकर मेरा एक पर्सपेक्टिव है और कोई तीसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, पांचवा भी हो सकता है। हर आदमी अपने हिसाब से वीडियो बनाएगा और आप उससे माइंडसेट शेप कर रहे हो लोगों का। अब मान लीजिए कि आपने बोल दिया एक आदमी आपकी उससे लड़ाई है, आपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कर दिया कि वो आदमी खराब है, तो सब लोग उसको खराब मानने लगेंगे, भले ही वो ना हो। ऐसा अक्सर होता भी, हमने रियल लाइफ में भी देखा। सही बात है। तो ये एक बहुत डेंजरस चीज है। मैं 1 मिनट दीजिए, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स की भी आपसे बात करूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता, हाँ, MIT की स्टडी कहती है 2018 की फेक न्यूज स्प्रेड 6x फास्टर देन द रियल न्यूज। तो अगर आप बोलेंगे, मैं आपको एक थोड़ा सा पुराना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई वाज यंग, तब ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ होता नहीं था, फोन भी बहुत कम लोगों के पास थे। एक दिन एक खबर आई, पता नहीं कहाँ से आई, कि आज भगवान दूध पी रहे हैं। तो पूरा हिंदुस्तान, आप यकीन नहीं करेंगे, पूरा हिंदुस्तान चम्मच कटोरी लेकर भगवान को दूध पिला रहा था। ठीक है, अपनी आस्था अपनी जगह है, बट नोबडी चेक द फैक्ट, नोबडी एंड एवरीबडी फेल्ट कि आज भगवान दूध पी रहे हैं। तो ये एक उस एस्पेक्ट में बात कर रहा हूं कि फेक न्यूज कितने फास्ट करती है। दूसरा एक स्टैटिस्टिक्स है कि ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे ख्याल से आपको इसको ध्यान देना होगा। Reuters जो है, Reuters जिसको हम कहते हैं, वो कहते हैं 56% ऑफ इंडियन सोशल मीडिया यूजर्स शेयर न्यूज विदाउट वेरीफाइंग इट्स ऑथेंटिसिटी। तो देश के 60% लोग जस्ट बिकॉज कोई रंग बिरंगी मसालेदार खबर है तुरंत फॉरवर्ड कर, हालांकि फेसबुक वो आपको व्हाट्सएप दिखाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, और वो एक बार से ज्यादा आपको करने नहीं देता है, बट लोग कर देते हैं। तो सोचिए आप 60% लोग आपके मैं एक और स्टैटिस्टिक्स की बात करूंगा आपसे, बट पहले मैं कुछ इनकी बात करता हूँ। सो एक इम्पॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और एक और मैंने कहीं आपके लिए निकाला था डेटा, क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है और इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू ब्रॉट दिस। हाँ, ये हम अभी बात भी कर रहे थे। स्टडीज शो, दिस इज अ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है 2021 की। वो कहती है कि 67% ऑफ पीपल ओनली रीड हेडलाइंस। ओहो, जस्ट इमेजिन कि अंदर क्या है किसी को पता नहीं है। 67%, दिस इज नॉट अ स्मॉल नंबर। जस्ट इमेजिन कि लोग केवल हेडलाइन पढ़ी, हेडलाइन में लिख दिया फला फला हो गया, आपने बोला हो गया। और ये मीडिया चैनल्स भी स्पेशली जो डिजिटल पे हैं, वो सेंसेशन क्रिएट करने के लिए यही करते हैं। बिल्कुल सर, कि फला चीज हो गई और बाद में आप पढ़ोगे तो वो चीज होनी थी। इट वॉज पार्ट ऑफ द प्लान, बट उसको ऐसा हाईलाइट कर दिया, महिमा मंडित कर दिया, एक्साइटिंग बना दिया। तो ये जब आप 67% अगर आप उन लोगों को देखते हैं जो 70% लोग हो रहे हैं, वो तो बिना पढ़े ही इसको कर देंगे। तो ऑथेंटिसिटी आएगी कहाँ से? अब चैनल्स अपने अपने लेवल पे करते हैं कि जैसे व्हाट्सएप लगाता है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, फेसबुक बताता है, आजकल लिंक्डइन भी बताता है कि AI जनरेटेड कंटेंट है। और कौन सा न्यूज़पेपर था, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो क्लियरली अपने कंटेंट में लिखते हैं दैट दिस कंटेंट, इवन इफ दे आर राइटिंग, दे मेंशन दैट दिस इज एन AI जनरेटेड कंटेंट। सो एक लेवल ऑफ जो आपने कर्टेसी देते हैं वो, अब मैक्सिमम जगह पे मैंने ये चीज देखी है। पर वो कर्टेसी कहाँ है? वो कर्टेसी है जो एस्टैब्लिश्ड
एंटिटीज हैं, बीबीसी हो गया या ऑल इंडिया रेडियो हो गया, या मान लेते हैं जो बड़े इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, ये लोग बिकॉज उनको पता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी इस पर डिपेंडेंट है, जब तक वो वेरीफाई नहीं करते वो नहीं करते। एंड इनफैक्ट प्लेटफॉर्म्स आल्सो ऑफर फैक्ट चेक कि ये हुआ कि नहीं हुआ। पर प्रॉब्लम आती है जो माइक्रो नैनो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कुछ भी लिखते हैं। अब बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना हो तो कोरोना देखिए। कोरोना में भैया जी संकल्प करके कोई है एक चैनल, वो संकल्प जौहरी जो चलाते हैं, तो उन्होंने बहुत सारी फालतू की न्यूज़ करी। ऐसे ही कोरोना के समय लोग क्या क्या बोल रहे थे कि इस कारण से, किसी ने बोला कि 5G के टावर लग गए इसलिए कोरोना फैल रहा है। लोग कुछ भी मन से कुछ बना रहे, ये चीज खा लो तो कोरोना चला जाएगा, ये चीज खाओ तो आपका हो जाएगा। तो कोरोना के समय कितना मिस इन्फॉर्मेशन, लोगों ने बोला कि कोरोना का आप वो वैक्सीन लगा लोगे तो आप इम्पोर्टेंट हो जाओगे। सही बात। आई मीन इट, हाँ ऐसा हुआ। तो कोई ना कोई तो ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहा था। और सोशल मीडिया, हमने जैसे अभी बात करी, इट्स वेरी पावरफुल कि अभी आपने चीज डाली और 2 घंटे बाद तो दुनिया के दूसरे कोने में पहुंच जाएगी। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन, हालांकि डॉक्टर गुलेरिया थे जो एम्स के हॉस्पिटल से थे, वो रोज रात को डीमिस्टिफाई करते थे एक प्रेस रिलीज के थ्रू, नंबर्स की भी बात करते थे। लोग बोलते थे इतने 1000 लोग मर गए, इतना हो गया, वो हो गया, सब मतलब उसमें क्या सच था क्या गलत था। बट वो सब जो कर रहे थे वो माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे थे, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी कर रहे थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर नहीं, मुझे लार्ज फ्रेश केस में मुझे वो आदिवासी हेयर ऑयल का याद आ जाता है कि यार करेक्ट, उसको हर एक इन्फ्लुएंसर, अब भाई अब जो गंजा व्यक्ति है, आप उसके इमोशनल उससे कितना खेल जा रहे हैं कि भाई अब बाल उगा ही देंगे 110% की एश्योरेंस। तो और ये सारे इन्फ्लुएंसर्स गए हैं क्योंकि अच्छा उनको अमाउंट मिल रहा है, रहने खाने सारी चीज की व्यवस्था मिल जाती है। एक्चुअली ये पहले PR एजेंसीज काम करती थी, आज अब वो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे हमने पहले भी बात करी कि आप नाम ही इन्फ्लुएंसर है, तो आप लोगों का माइंड शेप कर रहे हो, आप उनकी एक थॉट प्रोसेस को शेप कर रहे हो, और वो गलत है। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी लेकर आना पड़ेगी जी। और अब उसको किस तरीके से ला रहे हैं गवर्नमेंट को, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सोच रही है, कर भी रही होगी। बट मुझे अगेन कमिंग बैक टू माय अर्लियर स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट हर चीज रेगुलेट नहीं कर सकती। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मार्क जुकरबर्ग पे केस चल रहा था कि फेसबुक ने US इलेक्शंस में लोगों को चेंज किया। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं जो मैंने कैप्चर किया है। सो मैं कुछ नंबर्स की बात करता हूं आपसे कार्तिक। इस समय हिंदुस्तान में लगभग 90 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। उसमें 55% के आसपास रूरल है। और हमारे यहाँ जो 1 GB जो कॉस्ट है वो लगभग 8 रुपए है। ग्लोबली एवरेज इज 200 रुपीज। अगर मैं डॉलर वैल्यू में बताऊं तो हमारे यहाँ जो पर GB पड़ता है वो 0.09 ऑलमोस्ट 0.1 डॉलर्स का पड़ता है। विदेश में वो 2.59 2.6 डॉलर्स का पड़ता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ, ज्यादा वाले भी लोग हैं। तो आप समझिए ना कि जब 8 रुपए में आपको 1 GB डेटा मिल रहा है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो अभी 2024 के एंड की स्टडी है, वो कहती है कि भारतीय जो है वो ऑन एन एवरेज 2.5 घंटा इंटरनेट सोशल मीडिया पर बिताते हैं प्रतिदिन। तो आप सोचिए कि कितना टाइम है हम लोगों के पास। सही बात है। दुनिया के सबसे बड़ी आबादी हम हैं, दुनिया के सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे यहाँ है, दुनिया का सबसे ज्यादा इंटरनेट का यूज हम कर रहे हैं। और लिटरेसी एक चैलेंज है। हम इमोशन, रिलीजन, कल्चर, इन सब से बहुत ज्यादा ड्रिवन है। तो हम कितनी बड़ी रिस्क, कितने बड़े हम टाइम बॉम्ब पर जी रहे हैं। जो हम अभी आपने ऑथेंटिसिटी की बात करी कि 3 लोग एक कमरे में बैठकर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान को हिला सकते हैं 5-6 घंटे के लिए। कैसे कैसे आ जाते हैं, कभी भी ऐसा हो गया वैसा हो गया, लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम बहुत एक डेंजरस सिचुएशन में है। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे जो कर रही है अच्छी बात है, बट प्लेटफॉर्म्स को ये जिम्मेदारी बताना बहुत जरूरी है। और ये जो एक एंगेजमेंट
ओवर ऑथेंटिसिटी, ये जो गेम चल रहा है इस समय, ये बहुत डेंजरस है। हर कोई चाहता है मेरे व्यूअर्स बढ़ जाएं और मेरी खबर कितनी ही सच है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक मैं अपोलॉजी डाल दूंगा, एक और वीडियो बना दूंगा कि पिछली बार गलत बोला था, अब की बार मैं सही बता रहा हूँ, उसके भी व्यूज मिल जाएंगे मुझे। सही। तो यहाँ प्लेटफॉर्म्स को और एआई की जैसे आपने भी बात की थी, एआई आपको ये क्लियर कट ट्रेंड बता सकता है कि लोग किस तरीके से, फेसबुक ने अपने यूट्यूब ने वो थंब डाउन बटन डिसेबल ही कर दिया, मतलब आपको काउंट तो दिखता ही नहीं है। तो आपके पास तो डेटा है ना एज ए यूट्यूब, आपको पता चलना चाहिए कि इतने परसेंट लोग आपको ऐसा कर रहे हैं, तो आपको उसको कंटेंट को फिल्टर करना चाहिए, आपको कंटेंट क्रिएटर को अलर्ट भेजना चाहिए, आपको ये प्रोफाइल देखना चाहिए आप इतना एआई यूज कर रहे हैं कि किस तरह के लोग इसको विरोध कर रहे हैं। सही बात है, विरोध कर रहे हैं सर, कमेंट सेक्शन भर जाता है और आप देखेंगे कि उससे इंगेजमेंट और ज्यादा ड्रॉ होने लग जाती है। मतलब मुझे लगता है कि विपरीत होने लगता है। अभी रणवीर अलाहाबादिया के केस में मुझे एक लंबे समय तक उनकी वीडियो नहीं आ रही थी मेरे स्क्रॉलिंग में, अब मैं देखता हूँ हर दूसरी वीडियो रणवीर अलाहाबादिया की, और अभी की नहीं 8-8 महीने पुरानी, 3-3 महीने पुरानी आ रही, तो नेगेटिव उस पर भी बहुत इंगेजमेंट ड्रॉ हो जाती है। करवाते भी हैं लोग, करवाते भी हैं, हाँ बिल्कुल। तो यही तो हो रहा है। मतलब प्लेटफॉर्म को एट द एंड ऑफ द डे सोचना चाहिए, समझना चाहिए, यहाँ एआई क्यों नहीं लगा रहे हो। सही बात कि इस पर्टिकुलर पोस्ट का इस तरह का रिएक्शन था, तो आप अलर्ट भेजो क्रिएटर को, बिल्कुल, या आप डिस्क्लेमर लगा दो। आप तो एज ए प्लेटफॉर्म आपके पास राइट है ना कि जैसे आप लिखते हो दिस कंटेंट इज ऑब्सीन, इज नॉट सुटेबल फॉर दिस, आप एक अलर्ट डालो कि बेस्ड ऑन पास्ट ट्रेंड दिस कंटेंट में हैव समथिंग, तो आदमी पढ़ेगा तो विद आप एक डिस्क्लेमर रहेगा। जब आपके पास लिखा रहता है कि ये चीज में ये है, तो आप कहीं ना कहीं तो कॉशियस रहते ही हो ना। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। अब भले सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है कि सिगरेट पीना जान के लिए हानिकारक है, जो चेन स्मोकर है वो पिएगा, बट जो पहली बार पी रहा वो तो वो फोटो देख के डरेगा ना, एक मन में तो रहेगा कि हाँ यार। तो प्लेटफॉर्म को यहाँ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ऑथेंटिसिटी, और ये कोई, और जैसा मैंने अभी आपको यूके का बताया था, ज्यादातर जेनजी जो है दे आर डिजिटल नेटिव, तो वो अखबार नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया ही होता है। और बहुत कम जेनजी के पास न्यूज़पेपर एप्स भी होती हैं, वो ज्यादातर सोशल मीडिया हो सकता है वो कि ऑथेंटिक चैनल्स के ही फॉलो करते हैं, बट दे फॉलो दोज। बट उस पूरी प्रोसेस में यहाँ एआई है, आपने एक ऑथेंटिक चैनल की न्यूज़ सुनी, अब चूंकि आपने उस सब्जेक्ट पे न्यूज़ सुनी है, तो आपको 15 उसके नीचे उसी सब्जेक्ट की दूसरी मिलेंगी जो ऑथेंटिक नहीं होंगी। अब वो 15 आपके माइंडसेट को शेप करेंगी जो ऑथेंटिक पहले मिली थी, बट 15 आप नीचे पढ़ोगे उसमें लगेगा कि ये गलत हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और इन सबको ओटीटी में थोड़ा आया है, हालांकि ओटीटी में भी अभी सब कुछ ऐसा ही है, बट यहाँ प्लेटफॉर्म्स को बहुत जिम्मेदारी लेकर कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा, यूज़र प्रोफाइल के बेसिस पे फिल्टरिंग करनी पड़ेगी, अलर्ट्स डालने पड़ेंगे। तब मुझे लगता है कि तब इस तरह के, मान लीजिए कि ये रणवीर का यही वीडियो था, तो ये पहले ही आ जाता है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं इसमें विच में डिस्टर्ब यू। तो शायद डिस्क्लेमर शायद उतना ज्यादा नहीं होता, हो सकता होता नहीं होता, ये तो खैर अब बात की बात है। बट मुझे लगता है कि आप व्यूअर डिस्क्रिप्शन रिक्वेस्टेड टाइप अगर आप स्टेटमेंट डालेंगे तो लोग एक थोड़े कॉन्शियसली उस पूरे कंटेंट को एब्जॉर्ब करेंगे। सर अक्सर मैंने मूवीज में 2.0 3.0 लगते हुए देखा है, लेकिन आपने अभी एक जिक्र जब किया इंडस्ट्री का 5.0 आने वाला है, तो सर मैं थोड़ा सा अचंभित हुआ, शॉक हुआ। प्लीज सर 5.0 को और अच्छे से इलैबोरेट करिए, और आई वुड आल्सो वांट कि जो इंडस्ट्री का ये कैटेगराइजेशन है उसको भी एक ब्रीफ स्ट्रक्चर में आप प्लीज एक्सप्लेन करिए। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कार्तिक। सो जैसा ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ है वैसे इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ है। ऐसा कहते हैं कि मैनकाइंड में एंड द इंडस्ट्री व्हेन वी से, तो ये क्या इंडस्ट्री डिजिटल सेक्शन की है या ओवरऑल हाउ दिस इंडस्ट्री इज like elemented? So industry as a whole, when I'm saying industry, it includes everything: automotive, manufacturing, textile, pharma, everything. For that matter, you're right. So mankind में दो महत्वपूर्ण आविष्कार बोले जाते हैं कि जिन्होंने पूरी ह्यूमैनिटी को, मैनकाइंड को किया। पहले था पहिए का, और दूसरा था प्रोबेबली स्टीम या इलेक्ट्रिसिटी, जैसा आप बोले। मतलब इसके लिए अलग अलग थॉट्स हैं, 3 भी हो सकते हैं कि पहला पहिया, दूसरा स्टीम और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी।
चौथा कंप्यूटर भी जोड़ सकते हैं। पर सो इसी तरीके से इंडस्ट्री का इवोल्यूशन हुआ। जो अर्ली 90s में जो इंडस्ट्रीज होती थी वो स्टीम ड्रिवन होती थी, उसके पहले सारा मैनुअल होता था, लोगों को सब कुछ हाथों से करना पड़ता था। जब स्टीम्स आई तो यूरोप में इसने एक बड़ा शेप लिया और वहाँ पे स्टीम बेस्ड मशीन्स लगाई गई जिसमें कोल वगैरह डाल के, जैसे इंजन चलते थे पहले आपने देखा होगा, उनसे मशीन्स चलती थी। और उनसे तो उस समय टेक्सटाइल और उस तरह की इंडस्ट्रीज जो थी वो इंडस्ट्री इम्पैक्ट हुई और वो इंडस्ट्री 1.0 कहलाता है। दूसरा जो रिवॉल्यूशन हुआ जिसे हमने बात करी इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण जो आपका प्रोडक्शन है वो मल्टीपल टाइम्स बढ़ गया। बिल्कुल, बिकॉज स्टीम में आपको एक डिपेंडेंसी थी, अब इलेक्ट्रिसिटी मशीन्स फास्ट हो गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, तो उसके कारण जो है जो चेंजेस हैं उनको हम इंडस्ट्री 2.0 कहते हैं। और उसमें जो अगर हम बात करें तो ऑटोमोटिव वाज द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री विच गॉट इम्पैक्टेड विद इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 3.0 की बात करें तो यहाँ कंप्यूटर आ गए थे। तो जब कंप्यूटर आए तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कंप्यूटर जिस चीज़ से बनता है वही कंप्यूटर ड्रिवन होने लगा। तो जितने भी आप आजकल गैजेट्स देखते हैं वो सब कहीं ना कहीं उनकी शुरुआत जो हुई थी वो इंडस्ट्री 3.0 से हुई थी। कमिंग टू इंडस्ट्री 4.0 जो हाल फिलहाल चल रही है, इंडस्ट्री 4.0 इज बेसिकली मशीन नेटवर्क इंटीग्रेशन, जिसको हम स्मार्ट फैक्ट्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मशीन आपस में बात कर रही हैं और इंटीग्रेशन है बिग डेटा का, 5G का, साइबर सिक्योरिटी का। तो ये आपस में बात करके, अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो आपका एक जूता बना रहे हैं तो जूते का मान लीजिए कि टॉप कहीं और बन रहा है और सोल कहीं और बन रहा है, क्योंकि आप कॉस्ट एफिशिएंसीज देखती हैं कंपनीज। तो अगर आपको दोनों अलग अलग जगह बन रहा है बट आपको पता नहीं कि वहाँ कितने सोल बने, यहाँ कितने टॉप बने, तो यहाँ पर आप फोन करके बात करते हो मैन्युअली, बट वहाँ मशीन आपस में इंटरलिंक्ड होगी। तो यहाँ कितना माल बना वहाँ पे भी उसके अकॉर्डिंग माल बनेगा। सो दिस इज व्हाट विच इज हैपनिंग। और इंटरेस्टिंगली अगर आप इसको और लार्जर कैनवास पे देखें तो वो जो मशीन है जो फाइनल प्रोडक्ट बना रही है वो अपना, उसके पास एक डिस्पैच प्लान भी रहेगा। तो मान लीजिए मुझे 1000 लाल जूते बनाने हैं, 2000 नीले जूते बनाने हैं, 3000 काले जूते बनाने हैं, तो वो जब उतने बना के वो स्टैकिंग कर देगी और उसके पास मान लीजिए रिक्वायरमेंट है कि इसमें से 1000 यूरोप जाने, 1000 अमेरिका जाने, 1000 इंडिया आने, तो वो उनकी भी सेग्रीगेशन कर देगी। सो दीज आर स्मार्ट मशीन्स, मतलब आपको मैनुअल इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है। डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई, आपको डिमांड मतलब फीड करना पड़ेगा, बट दे विल बी स्मार्ट इनफ टू डू द नीडफुल एंड दे विल कम्युनिकेट बिटवीन ईच अदर आल्सो। जो 5.0 है वो इंटरनेट ऑफ, अभी तक इंटरनेट IoT की बात करते हैं हम लोग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। उसका जो है 5.0 वो इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग, IOE हो गया है। ब्लॉकचेन का आपने नाम सुना होगा। तो ब्लॉकचेन एक के ऊपर एक ट्रांजैक्शन स्टैकिंग होता है। तो जो इंडस्ट्री 5.0 AI जिसकी हमने इतनी समय बात करी है, तो वो AI, इंटरनेट ऑफ एवरीथिंग और ब्लॉकचेन, ये सारी टेक्नोलॉजी जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, मतलब जो अभी इनिशियल स्टेज में विच आर टेकिंग शेप। सो प्रोबब्ली नेक्स्ट 5 से 10 साल के अंदर इंडस्ट्री 5.0 आएगा, जहां मशीन स्मार्ट तो होंगी ही, वो खुद ही डिसीजन लेने लगेंगी और वहां पे शायद ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं के बराबर होगा। और वो मशीन जैसे स्मार्ट मशीन्स भी करती हैं इंडस्ट्री 4.0 में, वो खुद का ही मेंटेन करने लगती है। उनको पता चल जाता है कि भाई मेरे में खराबी आ सकती है, तो वो खुद ही बंद हो जाएंगी, अलर्ट दे देंगी और शायद इंडस्ट्री 5.0 में पार्ट्स भी खुद ही ऑर्डर कर देंगी वेंडर को। और तो इस तरीके से जो आप रोबोट्स देखते हैं, दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर एंड दैट इज गोइंग टू बी इंडस्ट्री 5.0। सर पॉडकास्ट बहुत ही इंसाइटफुल रहा। आई वुड लाइक टू नो कि आपके प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं जिनसे आप ऐसा डेटा कंज्यूम करते हैं। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सो जैसे 2 बड़ी फर्म्स हैं जिनका मैं डेटा काफ़ी कंज्यूम करता हूँ। एक है गार्टनर, दूसरे हैं फॉरेस्टर, एक मैकेंजी भी है। तो ये तीनों जो हैं, दीज आर प्रोफेशनल बिग कंपनीज हैं और ये बहुत
रिसर्च के बाद डेटा लेकर आती हैं और इनका डेटा इन डेप्थ होता है, मतलब बहुत विड्थ एंड डेप्थ दोनों रहती है, अक्रॉस इंडस्ट्रीज अक्रॉस सेक्टर दे कवर इंफॉर्मेशन एंड दे गो डीपर आल्सो। सो उनकी जो स्टडीज होती है किसी भी इंडस्ट्री को लेकर, किसी भी सेगमेंट को लेकर बहुत इंसाइटफुल होती हैं। सो आई रेफर टू दीज एंड फॉर माई इंस्टेंट डेटा रिक्वायरमेंट एक साइट है स्टैटिस्टा करके। वो क्या होता है कि जैसा अभी रणवीर इलाहाबादिया का अभी केस चल रहा है और आपने अभी कैंसल कल्चर की बात की थी, तो आप हो सकता है, मतलब मैंने देखा नहीं बट हो सकता है कि स्टैटिस्टा अभी शो करेगा कि कैंसल कल्चर के कारण किन किन इन्फ्लुएंसर्स के फॉलोअर्स में ड्रॉप हुआ। ओके, तो वो क्या करते हैं, कॉन्टेम्पररी टॉपिक पर रिसर्च ड्रिवन इंसाइट्स लाते हैं। वो बहुत क्रिस्प होती है, मतलब प्रोबेबली 1 या 2 मिनट का रीड होता है, उसके साथ दे शो इंटरेस्टिंग ग्राफ्स और दे आल्सो गो डीपर। इंडिया का दिया तो यूएस का और यूके का और अदर कंट्रीज का भी देते हैं। सो दीज आर फ्यू चैनल्स व्हिच आई रिलाई मोस्ट अपॉन व्हेनेवर आई सीक एनी इंफॉर्मेशन, बिकॉज अब आप डिजिटल मार्केटिंग में हो तो यू हैव टू हैव डिजिटल ड्रिवन इनसाइट, डेटा ड्रिवन डिजिटल इनसाइट्स। Sir, last piece of advice to all the budding content creators, to all the content creators who are मतलब rapidly grow कर रहे हैं और content create कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक महत्वपूर्ण सजेशन। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग इस समय कंटेंट क्रिएटर कर रहे हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं और उनमें एनर्जी भी है और उनमें एक प्रोबेबली नेक्स्ट लेवल पे जाने की एक ललक है, बिकॉज अल्टीमेटली दिस ऑल बॉयज डाउन टू जेन जी। तो ऐसा नहीं कि जेन जी ही क्रिएट कर रहे हैं, मतलब जेन एक्स वाले भी कर रहे हैं, मिलेनियल्स भी कर रहे हैं। और पर मुझे ऐसा लगता है कि जो एंगेजमेंट ओवर ऑथेंटिसिटी है उस फैक्टर को थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो गेम है ये शॉर्ट टर्म नहीं है। हम इस चीज को ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स भूल जाते हैं कि अगर आज मिस्टर बीस्ट के अगर जिमी के अगर मान लीजिए कि 80 करोड़ या जो भी 70 करोड़ या 50 करोड़ जितने भी फॉलोअर्स हैं, तो वो कोई एक दिन में नहीं बने। नहीं, सही बात है। और उनका तो अबाउट हिम कि 400 वीडियोस पे कोई एंगेजमेंट नहीं थी और फिर 400 प्लस जब गए तब, तो आप सोचिए 400 तक पेशेंस कैसे बनाया होगा। एग्जैक्टली। और अगेन आई विल कम टू दैट पॉइंट कि कंसिस्टेंसी कितनी जरूरी है। बट मिस्टर बीस्ट का अभी मैं एक टीवी शो आ रहा था प्राइम पे, उसमें उन्होंने कितना $2 करोड़ बांटे हैं। तो ही एंड उनका एंगेजमेंट का एक मॉडल ये भी है क्योंकि वो गिव अवेज देते हैं तो लोग ज्यादा उनको फॉलो करते हैं। सो पहली चीज तो ऑथेंटिसिटी अगर आप हो, जो आज हमने अखबारों में देखी है या जो टीवी चैनल्स में देख रहे हैं कि ऑथेंटिसिटी के कारण दे आर सर्वाइविंग इन देयर मार्केट प्लेस। सो कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी पे आपको स्टिक रहना पड़ेगा। दूसरा कंसिस्टेंसी है। ये भी आपने जैसे अभी जिमी का आपने एग्जांपल दिया, लोगों को आपको एक कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा और रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप केवल नंबर्स को मत देखिए, रिलेवेंस को देखिए। और एक चीज जो मुझे लगती है, ऑल्दो आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बट मुझे लगता है जो मैंने आपको 3 C's की बात की थी, कंटेक्स्ट, क्लैरिटी और कॉन्सिक्वेंस, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि ये हमारे मार्केटिंग में डे टू डे इन डे आउट रहता है कि अगर आपको आपकी टारगेट ऑडियंस आपने नहीं डिफाइन करी है तो फिर आप यू विल नॉट रीच एनीवेयर। ट्रबल्ड, क्योंकि आप यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी ऑल द टाइम। तो उससे लोग आपको कंज्यूम एक आध बार करेंगे बट नहीं करेंगे। और जैसे हमने एक बार बात करी थी, अगर आपको याद हो, कि आपकी पॉडकास्ट या आपका कंटेंट या आपका वीडियो किसी की लाइफ को कब कहाँ हेल्प करेगा, यू डू नॉट नो। सो क्रिएट समथिंग विच इज वर्थ वाइल। बिल्कुल। आपने एक मान लीजिए बर्तन साफ करने का वीडियो बनाया, अगर उससे 4 गृहिणियां उससे लाभान्वित होती हैं, इफ दे टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट, देन दैट सर्व्स द पर्पस। अगर आपने एक एजुकेशनल वीडियो बनाया या हमने ये पॉडकास्ट बनाया है, इसको अगर देख के 2 लोगों को कहीं ना कहीं कुछ एक माइंडसेट में हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो यही अचीवमेंट। तो एक
3 C's होना जरूरी है, उसमें चौथा C कंसिस्टेंसी भी जोड़ लेते हैं अगर हम जोड़ना चाहें, और आपको ऑथेंटिसिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, और मेरे ख्याल से स्टिक टू द बेसिक्स जिसको बोलते हैं ना, मतलब जो आप हो उसकी बात करो। तो अगर भूमन बाम की बात करें तो उन्होंने अपने शुरुआती सारे वीडियोस एक मिडिल क्लास स्ट्रगलर के जो होते हैं वो बनाए, नाउ ही इज अ सेलिब्रिटी। सो वो एक इवोल्यूशन है। और एक लास्ट थॉट जो है, दैट थिंग्स डोंट हैपन ओवरनाइट, यू हैव टू गिव टाइम, एनर्जी, एफर्ट, जो कंसिस्टेंसी का ही एक एक्सटेंशन है, बट यू हैव टू ट्रस्ट योर कन्विक्शन। और हर कोई इमीडिएट नहीं बन पाता, जो इमीडिएट सेंसेशन बनते हैं वो जरूरी नहीं कि हमेशा रहें, बट जो कंसिस्टेंटली बनते हैं वो निश्चित तौर पे लंबे समय तक रहते हैं। मुझे लगता है कि रणवीर भी आफ्टर सॉर्टिंग दिस आउट ही विल आल्सो इमर्ज एज अ विनर, एंड वी हैव सीन एग्जांपल्स जो जिन्होंने अच्छा किया है ना। अदर देन रणवीर, मैं चाहता हूँ मनोज मुंतशिर भी, मेरी पर्सनल इच्छा है वो भी ऐसे इवॉल्व होकर आए, क्योंकि जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनकी ज़रूरत है देश को, जो कहीं ना कहीं लोगों की आइडियोलॉजी को, बारिंग दिस जो अभी उन्होंने बोला, बट कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करें कुछ अच्छा काम करने के लिए। सर मुझे लगता है सुनिश्चित रूप से वो रिवाइंड करेंगे, और जिस प्रकार हमने आपकी लाइफ में रिवाइंड किया, टॉपिक्स के साथ रिवाइंड किया, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर दिस पॉडकास्ट सेशन। क्योंकि सर क्या होता है कि सतह को जानना तो आसान है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है, कैसे कैसे पीआर काम करता है, कैसे कैसे सारी स्ट्रैटेजिक्स और एनालिटिक्स काम करती है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। और खासकर क्योंकि आप बता भी रहे थे, जब आप पढ़ाते हैं तो जो मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं उनकी बड़ी क्रेविंग होती है, बड़ी क्यूरोसिटी होती है। तो आई बिलीव इस पॉडकास्ट के साथ उनकी सारी क्रेविंग और क्यूरोसिटी को एक हवा मिली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जुड़े रहेंगे आपके साथ और कुछ ऐसे ही मज़ेदार बातें और इंफोटेनमेंट आगे लेके आएंगे। वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर। थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू करिश्मा एंड एंटायर माइंडल टीम एंड सलोनी फॉर इनवाइटिंग मी। और देखिए ये पॉडकास्ट की अपनी वैल्यू, बट जो डिस्कशन करके जो एक म्यूचुअल इंसाइट्स मिलती है, एक अच्छा लगता है, उसकी अनुभूति शायद मैं ही कर सकता हूँ, जो देखने वाले वो नहीं कर पाएंगे। पर बहुत मजा आया, और मतलब मैं तो चाहूंगा कि हम ऐसे आगे समय समय पे जुड़ते रहें। जो थोड़ा बहुत आता है इसी बहाने थोड़ा बहुत और पढ़ लेते हैं, जी वो सब हम सामने लेके आए। थैंक यू वेरी मच। तो सर वी हैव अ माइंडेल हैम्पर फॉर यू। थैंक यू एवरीवन। सो मेरे लिए ये जो माइंडल लोगो है ना, सो थैंक यू वेरी मच टीम माइंडल। और ये जो जागृति के आपने जो चक्रास दिखाए हैं, आई एम श्योर बाकी सब चीज़ें नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे लिए। एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट। थैंक यू सर।